कलेक्टर में पोस्टेड हूँ और मेरी स्कूलिंग बक्सर से हुई है और कॉलेज मैंने रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पटना साइंस कॉलेज से किया है। तो शुरू किया जाए? चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा मतलब आई एम वेरी श्योर कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और इस बार भी अपीयर हो रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड होंगे, राइट। और अलग से आप लोगों को मोटिवेट करने की मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी स्टोरी के बारे में कोई केयर नहीं करेगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया है या फिर कितना आपने मेहनत कितनी की है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो वो एकदम ही मैटर नहीं करेगा कि आपने कितने साल पढ़ाई की, आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है डे टू डे लाइफ में या फिर कुछ भी। लेकिन वंस आपका रिजल्ट आ गया तो फिर आपकी स्टोरी ही सबसे अच्छी स्टोरी मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको एट एनी कॉस्ट यू हैव टू गिव रिजल्ट, यू हैव टू रिमेन फोकस। तो देखते स्लाइड में क्या है कि नो बॉडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन, तो यू हैव टू विन, राइट। इसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ के लिए टारगेट आपका है कि आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपने पहले टारगेट सेट कर लिया और उसके बाद आपको उसके लिए राइट डायरेक्शन में वर्क करना है। टारगेट तो बहुत लोगों का होता है। टारगेट मान लीजिए मैंने ये सेट कर लिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, बट मैंने उसके लिए राइट डायरेक्शन में वर्क ही नहीं किया, मैंने कोई मेहनत ही नहीं की, तो वो तो फिर कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको टारगेट फिक्स करने के साथ साथ आपको राइट डायरेक्शन में वर्क करना है। आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ये है ना, मान लीजिए आपने बीपीएससी आपका ये है कि आपको बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए राइट डायरेक्शन क्या है ये आपको पहले देखना होगा। तो हम लोग ये अभी आने वाले स्लाइड्स में और आने वाले टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे बीपीएससी एग्जाम के लिए हम लोग प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़े या फिर मेंस के लिए कैसे पढ़े। आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूँगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद है कि अवॉइड एक्सक्यूजेज। एंड क्या होता है कि हम कई बार तैयारी करते हैं लेकिन बहुत एक्सक्यूज़ हमारे दिमाग में एकदम रेडीमेड रहता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कि आपको पढ़ना है लेकिन उसी समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है ये तो पढ़ा ही हुआ है, बाद में देख लेंगे, अभी मैच देख लेते हैं। मैच तो क्या ये 10 मिनट लगेगा, है ना। सब लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे, बहुत सबका ये भी। अच्छा मान लो कि ये भी होगा, अगर मैं मैच देख लूँगा तो ये रहेगा कि ये मेरी हॉबी हो जाएगी या फिर कुछ इस तरीके का करके आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप उसको आगे के लिए ये करो। बट उससे उसी समय जिस समय आप कुछ एक्सक्यूज दे रहे हो या फिर कुछ आप कुछ और सोच रहे हो, उसी समय कोई और होगा जो पढ़ रहा होगा, जो ये एक्सक्यूजेस नहीं सोच रहा होगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट उसी का होगा, राइट। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये है कि एक्सक्यूज देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्यूज आपके रिजल्ट पे, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क लाएगा, है ना। नेक्स्ट हार्डवर्क इज, अच्छा देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जब रिजल्ट आप लोग देखे होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे या बड़े भाई या फिर कोई भी होंगे, वो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि एग्जाम में लक बहुत ज़रूरी है। सही बात है, लक बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लक की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे ना, तो लक का कोई फिर रोल ही नहीं रहेगा। लक उन्हीं का काम आता है जो हार्डवर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर लक का कोई वो ही नहीं है। इसलिए हार्डवर्क हमेशा आपका ऊपर होना चाहिए लक से, ठीक है ना। तो हमेशा आप कड़ी मेहनत करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है कभी भी। आपका ऐसा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, बट स्मार्ट वर्क से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्डवर्क होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि रिजल्ट नहीं होगा, जैसे आप लोगों ने बताया कि किसी ने प्रीवियसली मेंस दिया है बट क्वालिफाई नहीं हो पाया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबके साथ ये होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया या फिर, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम होता है ऑब्वियसली, तो इसमें आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ, इवन इफ यू फेल, तो आप होप मत लूज कीजिए, राइज एंड वर्क अगेन, ठीक है। फिर से आप मेहनत कीजिए और ऑब्वियसली एकदम 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और हमेशा जब भी तैयारी करें अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिए। उन्हें कितना गर्व होगा जब भी आपका रिजल्ट आएगा, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है कि
कि फलाने का बेटा या फलाने की बेटी, बट कितना अच्छा लगेगा जब ये पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा जब उनको ऐसा लगेगा कि इसके पापा हैं ये या फिर इसकी मम्मी है ये, आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कुछ उन्होंने आपके लिए किया होगा। तो इट्स योर टाइम कि आप मेहनत करें और उनको प्राउड फील कराएं, राइट। अब है कि एग्ज़ाम में हम लोग अभी सिलेबस वगैरह देखेंगे, ठीक है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये है कि अभी जैसे आपका प्रीलिम्स है, मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, आपने हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी किया हो, बट प्रीलिम्स के समय ऐसा हो जाए कि आप अपना थोड़ा सा कुछ दिमाग इधर उधर हो जाए, कुछ और सोचने लग गए या फिर नर्वस हो गए या घबरा गए, तो क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम के आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो इसलिए आप हमेशा काम और कंपोज रहें एग्जामिनेशन के समय, हमेशा अपना मेंटेन करके रखिए, अपना काम मेंटेन करके रखिए, कभी भी घबराना नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं एग्जाम, मान लीजिए ऊपर से 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा सभी के साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो आप कभी भी अपना काम लूज मत कीजिए, हमेशा काम और कंपोज रहिए। और एग्जाम के दिन क्योंकि आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, साल भर की आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आप एग्जाम वाले दिन अगर काम और कंपोज नहीं रह पाएंगे, ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, फिर आपको सही मतलब जैसे MCQ रहता है, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं A सही है, B सही है, C सही है, अब उसी में कंफ्यूज हो गए, आपको पता है कि नहीं A ही सही है या फिर B ही सही है, बट आप कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्या करना है। तो इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखें। एक सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है ना कि हम लोगों को नींद नहीं आती है, कि मतलब सो नहीं पाता है इंसान, फिर उससे भी एग्ज़ाम के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, मतलब असर हो जाता है। वो क्या होता है कि हर चीज़ ना जैसे हिलता हुआ दिखेगा, आपको क्वेश्चन पेपर हिलता हुआ दिखेगा, इसलिए सोने के मतलब एग्ज़ाम देने के पहले सोने की अच्छी कोशिश कीजिए कि हाँ मतलब 6 से 7 घंटे की अच्छी स्लीप आप ज़रूर लें, ठीक है। और एक और ये रहता है कि एग्ज़ाम में कौन सा मीडियम ले, तो कोई भी मीडियम ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज़ की वजह से आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरा हिंदी मीडियम है, मैं इंग्लिश मीडियम है, इससे एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी नॉलेज देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि आपका मीडियम क्या है। मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। ऐसा क्या होगा ना कि आप लोग फिर एक तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया पे एकदम लगे हुए हैं, एकदम देख रहे हैं देश दुनिया का ओपिनियन दे रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो ये सब नहीं करना है। ये सब आप तभी अगर आप ये अभी करेंगे ना तो फिर आप जो करने की स्थिति में पोजीशन जो आपको चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखकर अपना ओपिनियन दे रहे हैं या फोटो शेयर कर रहे हैं, एकदम अवॉइड कीजिए। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते सोशल मीडिया एकदम ही अवॉइड कीजिए। अगर एकदम नहीं अवॉइड कर सकते तो एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए कि बहुत कम यूज़ कीजिए, राइट। और फैमिली और कुछ फ्रेंड्स को से ही बात कीजिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बना लिए एकदम मतलब बहुत 25-30 लोग एकदम मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो फ्रूटफुल नहीं होता। 1-2 से ज़्यादा कभी भी फ्रेंड्स जिनसे डे टू डे लाइफ में हर रोज़ बात करें, ऐसा मत बने। मतलब ठीक है 1 या 2 लोग होने चाहिए, बट ऐसा ना हो कि एकदम बहुत ज़्यादा दोस्त बना लिए और फिर सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, कहीं चले गए, घूमने चले गए, पार्टी कर रहे हैं, ये सब अवॉइड कीजिए, ठीक है। और एक और बात है कि जैसे आप लोगों से बहुत लोग होंगे ना जो हर एग्ज़ाम का फॉर्म भरते होंगे, है ना, यहाँ पे ऐसा मत किया कीजिए। कोई एक एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। मतलब आप SSC भी दे रहे हैं, रेलवे भी दे रहे हैं, बैंक भी दे रहे हैं, BPSC भी दे रहे हैं, UPSC, ऐसे में कोई एग्ज़ाम नहीं मिलेगा। जो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, उसी का सिलेबस देखिए, उसी के बारे में पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा एग्ज़ाम जितना मार्केट में एग्ज़ाम आ रहा है ना कि अच्छा चलो कोई बोला कि वो एग्ज़ाम आजकल फॉर्म आया है चलो भर देते, सिलेबस भी नहीं पता है और एग्ज़ाम भर रही है फॉर्म भर, वो नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ आपको इतने में कुछ पूछना है या फिर कंप्लीट कर ले फिर क्वेश्चन आंसर। इसमें अब है कि BPSC का हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हैं। एक सवाल है मैडम। हाँ। बात ऐसा है कि
आज के युवाओं में सोशल मीडिया में कहा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन पढ़ा करो, ये एक अच्छी है, लेकिन बट अल्प समय में, अल्प अवधि में हमारे सारे युवा सोचते हैं कि एक अच्छा फाइट करें, एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस करें एक कम समय में, लेकिन वो कम समय उसको मिलता है टाइम मैनेजमेंट के लेकर, प्लस में अगर जीवन की स्थिति के लेकर आज के युवाओं का ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सोशल मीडिया पे पढ़ाई तो नहीं होती है, ठीक है ना? आपने बोला सोशल मीडिया पे पढ़ाई के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा ऐसा ये है, बट उस सोशल मीडिया से मेरा मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आप जाके अनावश्यक, मतलब ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे, बट आपके लिए सोशल मीडिया अभी ठीक नहीं है। आपको अगर पढ़ाई करनी है कम समय में आप चाहेंगे रिजल्ट, बहुत सारे चैनल्स हैं मैं बताऊंगी अभी जिस पे बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, बहुत सारे टॉपिक्स का बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, वो आपको देखना है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया से मेरा मतलब है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, जिसमें अब क्या है कि इंस्टाग्राम में आप बहुत लोगों के अकाउंट होंगे, है ना, लोगों के अकाउंट, तो उसमें आप क्या करते हो ना, एक रील आता है ना, तो आप एक रील देखते हो, उसका फिर मतलब उसको स्लाइड करते जा रहा है और रील आते जा रहा है, एक उसका टाइम देखना 1 घंटा हो गया, रील देखते देखते मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड का रील देखते देखते 1 घंटा निकाल दो, वो नहीं करना है, ठीक है। कुछ एजुकेशनल वीडियोस हैं, आप उसको भी, उसके लिए भी टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने देर, मतलब मेरे 24 घंटे में इतना देर है जो इस चैनल को मैं ये टॉपिक्स देखूंगा या देखूंगी, ठीक है। ये नहीं कि मतलब इंस्टाग्राम पे लगे हुए या फेसबुक पे लगे हुए, ठीक है। वो चैनल्स मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, वो आप देख सकते हैं, या फिर उसके अलावा हो सकता है मेरे नॉलेज में कोई चैनल ऐसा ना हो जो अभी के टाइम में चल रहा हो, वो चैनल्स आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, अब है बीपीएससी का 3 स्टेजेस है। हाँ जी, बताइए। हाँ बताइए। यूपीएससी की सिलेबस समझने में प्रॉब्लम हो रही है? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर पे अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेशन को, ठीक। हाँ, तो 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू बोर्ड के पास जाना होता है और वहाँ पे आप अपीयर होते हैं। तीनों ही मोड ऑफलाइन है। प्रीलिम्स में 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 मार्क्स का मैथ्स होता है, बाकी जीएस होता है, 2 घंटे का होता है। मेंस सब्जेक्टिव होता है, ऑफलाइन होता है, एक पेपर क्वालिफाइंग होता है जो कि हिंदी का होता है, और फिर 3 पेपर होते हैं 300 मार्क्स के, यानी कि 900 मार्क्स के होते हैं, और 3 घंटे के लिए हर पेपर होता है। और पर्सनल इंटरव्यू जो आपका 120 मार्क्स का होता है, टाइम उसका फिक्स नहीं होता है। हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, मेंस का क्या सिलेबस है, और इंटरव्यू में हम लोगों को कैसे वर्क करना चाहिए। प्रीलिम्स का हम लोग देख रहे हैं, प्रीलिम्स में 1.5 घंटे का होता है, सॉरी 2 घंटे का होता है, और 150 मार्क्स का होता है। इसमें हर एक चीज़, मतलब अंडर द सन जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स ही लगभग पूछे जाते हैं। जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो होते हैं वो आते हैं, बिहार की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज़्यादातर, जिसमें कि बिहार का ज्योग्राफी ज़्यादा रहता है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, रोल ऑफ बिहार, और कुछ मेंटल एबिलिटी, यानी वो मैथ्स वाला क्वेश्चन होता है। देखिए, प्रीलिम्स का सबसे अच्छा फायदा ये है, बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स में यदि हम लोग कंपेयर करें तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें 10 मार्क्स जो होता है वो लगभग इसका होता है, मैथ्स का होता है। आप लोगों से बहुत सारे लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, तो उसमें तो आपके 10 मार्क्स आ ही जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीज़ है जो कि अगर आप एकदम कवर कर लेते हैं तो आप ज़रूर, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हो जाएंगे सक्सेसफुल। साइंस के क्वेश्चन बहुत होते हैं, मतलब, और वो भी बहुत बेसिक टाइप के साइंस के क्वेश्चन होते हैं एकदम। तो आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं, मतलब लगभग 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन उठा लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। यदि आपने पहले एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, एक ही क्वेश्चन हर बार आया हुआ रहे
सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। तो आप अगर साइंस का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको बहुत थॉरली पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, जो मतलब देखो मैं बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मीनवाइल आई अपीयर्ड फॉर बीपीएससी। उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने बस यही किया था कि कम से कम मतलब 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने पढ़ लिया, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज कर लिया। उसमें भी मैंने हिस्ट्री बहुत बार पढ़ा, साइंस बहुत बार पढ़ा, और हिस्ट्री साइंस पॉलिटी, क्योंकि दोनों का लगभग सेम होता है, यूपीएससी का और बीपीएससी वाला दोनों का पॉलिटी ऑलमोस्ट सेम होता है, पॉलिटी भी कवर कर लिया। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती है। मतलब आप अगर साइंस 10 मार्क्स बाद आपका जो मैथ्स है वो, और हिस्ट्री ये कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद फिर क्या है कि आदमी तैयारी करते रहता है, तो करंट अफेयर तो पढ़ता ही है, न्यूज़ तो देखते ही रहता है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो गए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं ना, अगर आप ये कर लेंगे थॉरली तो एकदम आपके 90 से 100 मार्क्स आ जाएंगे एकदम। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मान लीजिए कि आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे, तो ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा बिहार वाला पोर्शन देख लीजिए, मैप रीडिंग जरूर कीजिए। मैप रीडिंग कहने का मतलब है कि जैसे आप मेरा ये रहता था कि मैंने क्या किया था, अपने रूम में बड़ा सा मैप लगा लिया था, बिहार का भी और इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, और उस पर मैं लगभग डेली 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में देती थी। तो उससे क्या हो जाता था कि मैंने फिजिकल बाउंड्री सबकी देख ली, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री मैंने सबका देख लिया कि इस स्टेट का इससे बाउंड्री लगता है, इस स्टेट का उससे बाउंड्री लगता है, या फिर इस कंट्री का इससे बाउंड्री है, या फिर इस कंट्री का के बगल में ये ओशन है, ये इस कंट्री में ये पहाड़ है। मतलब 5 से 10 मिनट अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे ना, 6 महीने तक अगर आप डेली 5 से 10 मिनट मैप देखेंगे बिहार, इंडिया और वर्ल्ड का, तो आपको एक भी क्वेश्चन मैप वाला नहीं छूटेगा। और मैप वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है कि बिहार का सबसे नॉर्दर्न जिला कौन सा है, या फिर सबसे वेस्ट में कौन सा जिला है, या फिर सबसे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रहता है। तो अगर आप मैप 5 से 10 मिनट डेली देखेंगे ना, वो एकदम कवर हो जाएगा। एटलस हमेशा अपने पास रखिए, एटलस में मार्क कर लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि एक तो इंडिया का जो पूरा मैप वाला रहता है वो वाला पेज, और एक चीज़ आप कर सकते हैं ना, जैसे जब भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो अपने एटलस में ही उस चीज़ को पॉइंट आउट कर लीजिए। कई बार जो खबर रहती है ना इसमें न्यूज़ में जो चलते रहता है, वो कई बार पूछ देते हैं मैप से रिलेट करके, तो आप उसको मार्क करते जाइए अपना हर दिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसको एटलस में टिक कर लीजिए, या फिर उसमें आप कुछ स्टिकी नोट्स टाइप का आप उस पर चिपका दीजिए कि ये वाला न्यूज़ है, इस राज्य से है या इस कंट्री से। इस तरीके से आप करेंगे ना, तो जब आप एटलस देखेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिलते रहेगा, और आपका ये रिवाइज भी होते रहेगा हमेशा। इसका इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, प्रीलिम्स का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। जो नहीं भी आ रहा है उसमें तुक्का जरूर लगा देना, जो सबसे सही लग रहा हो कि ये सही है वो लगा देना है, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्क्रीनिंग इन नेचर है, मतलब कि आपको जस्ट मेंस के लिए स्क्रीन आउट किया जा रहा है कि आप कितने मतलब कट ऑफ एक निर्धारित किया जाता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी को लगता है कि 98-99 टाइप जाता है जनरल का, उस अकॉर्डिंगली फिर सारी कैटेगरीज 110। इसके बाद फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन रहते हैं। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो आप अटेम्प्ट कीजिए, और अपना OMR शीट अच्छे से उसको फिलअप कीजिए, ऐसा ना हो कि एक OMR भरने में गड़बड़ हो गया और फिर सारा सीरीज गड़बड़ हो गया, ये ध्यान रखिए। मेंस एग्जाम में हम लोग देखते हैं क्या है, हिंदी रहता है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है आपके मेरिट में। जनरल स्टडी पेपर 1 होता है 300 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल होता है 300 मार्क्स का, तीनों 3-3 घंटे का होता है। इसका सिलेबस हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। अच्छा, इसमें हिंदी यहाँ पे तो सभी लगभग हिंदी सबको आती होगी, हिंदी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करें, इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कैसे चूज करें। तो ऑप्शनल पेपर चूज करने के लिए जितने भी ऑप्शनल कमीशन के द्वारा दिया गया है, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें आप सबका सिलेबस देख लीजिए, एक बार सबका सिलेबस देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए सबका, और ये देखिए कि आप किस ऑप्शन में कंफर्टेबल। मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं,
उनके लिए बहुत सारा ये दिक्कत होती है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें, क्योंकि पेपर्स फिर बहुत लेंथी हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, उसमें आप किस में कंफर्टेबल है, सिलेबस आपका क्या है, और उस हिसाब से चूज कीजिए। ये कभी नहीं करना चाहिए कि फलाने ने ये चूज किया था तो हम भी यही चूज कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप अपना कंफर्ट देखिए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। ये भी कई बार टेंडेंसी रहती है ना कि ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहा है तो हम इसको चूज कर लेते हैं। तो स्कोरिंग ऑप्शनल टाइप का कुछ होता नहीं है क्योंकि देखो मेरा ऑप्शनल बॉटनी था। बॉटनी बहुत ही अनकन्वेंशनल ऑप्शन है, आपने शायद बहुत एकाध लोगों को सुना होगा कि बॉटनी ऑप्शनल रखता है, लेकिन स्टिल आई गॉट सेलेक्टेड। इसका ये मतलब है कि आप कोई भी ऑप्शनल वही चूज कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि किसी को देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होके आप ऑप्शनल चूज कीजिए। आप अपना सिलेबस देखिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आप अपना कंफर्ट देखिए, उसके हिसाब से ऑप्शनल चूज कीजिए। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री रहता है, राइट, और स्टैट का बहुत सारा रहता है। तो स्टैट वाले में आप वो उसका भी वही सेम फॉर्मूला है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। स्टैट वाला भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, आप उसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो वो मतलब एक वो तो कवर हो ही जाएगा, जो मतलब जितना मार्क्स का स्टैट आएगा ना वो आप एकदम कर लेंगे अगर आप उसको बहुत बार रिवाइज कर लीजिएगा पहले से। हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछता है यूपीएससी के क्वेश्चंस में और बीपीएससी के क्वेश्चंस में, यही अंतर होता है कि इसमें बिहार हिस्ट्री बहुत पूछता है और उसमें भी एकदम फिक्स्ड टॉपिक्स है। मतलब कि जैसे पेंटिंग आता है, पाला आर्ट आता है, पटना कलम आता है, तो ये सब आप देखेंगे ना कि इस साल अगर पटना कलम आया है तो अगले साल पाला वाला आ जाएगा, उसके अगले साल कोई और आएगा, वो वैसे करके सीक्वेंस में रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चंस आप अगर पिछला 4-5 साल का भी देख लेंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस साल ये आया है, इस साल ये आया है, इस साल ये आया है। उसमें एक जो युद्ध वाला है वो भी रिपीट होते रहता है कि इस बार बिरसा वाला इस बार हुआ है तो अगला बार दूसरा होगा, अगला बार दूसरा होगा। हिस्ट्री वाला भी आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। रिमेनिंग आपका थोड़ा सा आपको इस पे बाकी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स से आपको अप टू डेट रहना होगा। आंसर राइटिंग आपको अच्छे से करनी होगी। आंसर राइटिंग पे मैं डिटेल थोड़ी देर में आती हूँ, आगे भी देखें। जनरल हिंदी पेपर क्वालिफाइंग है, क्वेश्चंस दोनों में रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और 900 मार्क्स में आपको आपका मेरिट आएगा कि 900 मार्क्स के अंदर आपको कितने आए हैं मार्क्स, और जिनका एक कट ऑफ उसी के हिसाब से कि आपने कैसा एक अपना परफॉर्म किया है उसी के हिसाब से एक कट ऑफ आएगा। उसके में जो लोग ऊपर से रहेंगे मेरिट में उनको इनवाइट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये राउंड जो होता है ये बोथ आपका स्कोरिंग और क्वालिफाइंग दोनों होता है। आपको इसमें जैसे कि जो आपका प्रीलिम्स था वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था, मतलब क्वालिफाइंग स्टेज था, आपको बस क्वालिफाई करना है। लेकिन ये स्कोरिंग है, इससे आपका रैंक डिसाइड होगा कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, आपको किस जगह आप प्लेस होंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक इंटरव्यू बस 120 मार्क्स का होता है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता अनलेस एंटिल आप बहुत मतलब एकदम एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर लिए अगर आप इंटरव्यू में, तो फिर वेल एंड गुड। नहीं तो मोर ओवर आपका मेंस में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है, आपका कौन सा रैंक आएगा। तो मेंस के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। इंटरव्यू जो मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसका पर्पज सिर्फ आपका पर्सनालिटी चेक करना होता है, आपका नॉलेज क्योंकि ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो चुका है, तो आपका नॉलेज इसमें नहीं चेक किया जाता है, आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वो चेक किया जाता है। और आपका इसके बाद आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए इंटरव्यू में कि आपकी पॉजिटिव बात क्या है, आप में यदि कुछ ऐसा नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिवली कैसे रिप्रेजेंट करना है आप ये देखेंगे। और आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, ये आपको देखना है। करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहेंगे। मतलब इंटरव्यू का कोई ऐसा फिक्स सिलेबस तो है नहीं, आपको हर चीज़ से अवेयर रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नॉलेज नहीं टेस्ट करता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप बेसिक बुक्स को पढ़ लीजिए। बेसिक बुक कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ लें, एनसीईआरटी से एकदम थॉरो हो जाए, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए।
इनकेस आपको किसी में कोई प्रॉब्लम हो स्पेसिफिकली तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं जब ये सेशन खत्म होगा। बहुत ज़्यादा सोर्सेज से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब ये भी मतलब एक सब्जेक्ट है, यदि फॉर एग्जांपल पॉलिटी है तो उसमें लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, डी.डी. वासु भी पढ़ लिया, सुभाष कश्यप भी पढ़ लिया, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक कोई किताब पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए और रेफरेंस के लिए एक और कोई किताब रखिए, उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा किताब नहीं रखना है, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं होता है कि हर एक सब्जेक्ट को मतलब 5 किताब से पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट को एक किताब पढ़िए, एक रेफरेंस के लिए रखिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। न्यूज़पेपर आपको हर दिन पढ़ना है, एकदम रिलीजियसली और थॉरली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप बहुत सारे मंथली मैगजीन भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे विजन IAS का आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हैं, आपका समय बचेगा। बट अगेन वो न्यूज़पेपर पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा एक और है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है जिसमें क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि न्यूज़पेपर जो हमारे हैं वो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, वो कई बार समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो समझने में प्रॉब्लम होती है। उस केस में आप यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि हिंदी में बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा टीवी के बारे में आपने सुना है? हाँ, राज्यसभा टीवी में बहुत सारा डिबेट आता है, लेकिन ये भी नहीं है कि हर दिन मतलब पूरा उसी में घुस जाना है। एक एक टॉपिक का एक हाँ संसद टीवी से तो उसको आप उसमें उसके डिबेट्स देखेंगे और उसमें भी मतलब हर चीज़ नहीं देखना है, कोई एक टॉपिक उठा लिए, उस टॉपिक का एक डिबेट देखिए, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो नोट कर लिए, बस मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा नहीं कि मतलब पूरा राज्यसभा टीवी या संसद टीवी जो भी है उसको बैठ के आप दिन भर देख रहे हैं, वो भी नहीं करना। तो खाना खाते खाते आप देख लिए, बस इस टाइप से एटीट्यूड होना चाहिए। डेली क्विजेस हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आते रहते हैं, जैसे इनसाइट्स पे डेली क्विज आता है, वो आप सॉल्व करते रहिए। उसमें दोनों चीज़ आता है, एक आपका करंट अफेयर का डेली क्विज आता है और एक आता है इसका स्टैटिक पोर्शन का भी डेली क्विज आता है। तो वो 5-5 क्वेश्चन होता है हर दिन 5 क्वेश्चन। मतलब शुरू में ये लगेगा कि 5 क्वेश्चन पढ़ के क्या ही फायदा है, मतलब क्या ही करेंगे 5 क्वेश्चन, बट वो 5 क्वेश्चन से आपका रिवाइज होते रहेगा। कोई चीज़ आपको नहीं आएगा तो आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ ये वाला टॉपिक मेरा जो है वो छूट गया था, तो 5 क्वेश्चन से आप एक बार फिर से अपने माइंड मैप बना लेंगे कि हाँ मतलब ये चीज़ छूटा हुआ है, हम उसको रिवाइज करें। PIB पे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ अपलोड होते रहता है, वो भी आप मीनवाइल देखते रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए बुक्स कौन से पढ़ने हैं? समसामयिकी घटना चक्र एक आता है, आपने शायद देखा होगा, उसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। उसमें क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारा रहता है और कुछ नए क्वेश्चन, तो वो आप देख लेंगे। उसमें सबसे ज़रूरी है हिस्ट्री का और साइंस का, हिस्ट्री और साइंस का आप देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट बहुत लगाते रहेंगे। मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो वो पूरा रिवाइज होते रहेगा, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। और टेस्ट पेपर लगाएंगे और प्रीलिम्स में लगभग वो सारा टॉपिक होता है जो मेंस में पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग से होगी और मेंस की तैयारी अलग से होगी। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे उसी में प्रीलिम्स का तैयारी हो जाता है। बस ये है कि कुछ किताब है जैसे समसामयिकी घटना चक्र टाइप का जो किताब है वो आप अलग से देखें। और इसमें बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए दृष्टि का या फिर अरिहंत का किताब आता है, वो एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आएगा, वो बिहार स्पेसिफिक उसमें रहेगा क्वेश्चन, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो मतलब जैसे आपका एग्जाम है ना तो उसके 1 महीना पहले टाइप आ जाता है मार्केट में, वो आप देखेंगे, उससे बहुत आपको फायदा होगा। मेंस के लिए, मेंस में आप इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी में NCERT पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत आपने सबने पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से, क्या लक्ष्मीकांत देखा आपने? हाँ, तो लक्ष्मीकांत को पढ़िए और मल्टीपल रीडिंग्स डालिए, मतलब एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिए कि आपको मतलब बहुत बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। हिस्ट्री में मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न में विपिन चंद्रा की किताब है, वो आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम आती है, स्पेक्ट्रम में 2 किताब आती है, एक बहुत मोटी सी किताब है, बहुत बल्कि किताब है, उसको नहीं पढ़ना है, एक छोटी सी और पतली सी किताब है, आपको उसको पढ़ना है। वो आप मतलब 1 महीने या 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, इस टाइप की किताब है, वो आप ज़रूर ले लेंगे। और बिहार हिस्ट्री ज़रूर देखेंगे। बिहार हिस्ट्री का एक वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, उससे आप नोट्स बना लीजिए। देखिए मैंने बहुत नोट्स नहीं बनाया था, मतलब किताब में नहीं ऐसे मार्क करके पढ़ लिया था, लेकिन बिहार हिस्ट्री का नोट्स मैंने मेंस के लिए बनाया था,
क्योंकि वो आपका ये ऐसा है कि वो अगर आपने वो पढ़ लिया तो वो आपको 100% आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, उसका नोट ज़रूर बनाइए। और मेडिकल में एनसीईआरटी की देखना है, मतलब देखिए ये मेरा बुक लिस्ट है, इससे अलग आप हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है। मेडिकल में एनसीईआरटी, एंशिएंट में भी एनसीईआरटी ओल्ड वाली पढ़नी है आपको। ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा की है एंशिएंट की, और मेडिकल में सुभाष कश्यप की है, ये आप देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सावंत सर की नोट्स है, वो ऑनलाइन PDF आपको मिल जाएगा। एक देखिए, एक नितिन सिंघानिया की किताब भी आती है, आप बहुत लोग वो भी पढ़ते हैं, और एक नितिन सावंत की नोट्स आती है PDF, वो पतली सी ही है, मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं उसमें, 80-90 पेज टाइप से है, वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है ना कि कौन से क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना ज्योग्राफी का, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि 6वीं से एकदम 12वीं तक। हाँ, लेकिन मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैंने 9th-10th का एनसीईआरटी 2-4 बार पढ़ा था, ठीक है, और 11th-12th वाला एनसीईआरटी मल्टीपल रीडिंग्स किया था। तो आप इस स्ट्रैटेजी पे चल सकते हैं कि एक बार बस 9th-10th वाला 1 या 2 बार देखिए, कुछ टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप उसको मार्क कर लेंगे, उसको अगली बार मतलब जब आप 11-12 का पढ़ेंगे ना तो उसको फिर रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th-12th वाले को बहुत बार पढ़ना है, 11th-12th वाला एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा GC जॉन की एक येलो सी किताब आती है, येलो कलर की पतली सी किताब, देखिए आपने, हाँ, तो वो बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में एनसीईआरटी 11th और 12th की, इसमें भी बहुत ज़्यादा 6th क्लास का तो होता नहीं है, 9th-10th वाला भी मैंने नहीं पढ़ा, बस 11th-12th वाला पढ़ा। उसमें भी एक मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी देखा है, आपने एनसीईआरटी देखा है इकोनॉमी का, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, मतलब एक तो सबसे पहले ये कर लीजिएगा कि क्या नहीं पढ़ना है वो डिसाइड कर लीजिए, ये वाला किताब नहीं पढ़ना है, ये वाला किताब नहीं पढ़ना है, ये बस यही पढ़ना है, ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, जो पढ़ना है उसको बार बार पढ़ना है, बहुत किताबें नहीं पढ़नी है। इसके अलावा श्री राम IAS की नोट्स बहुत अच्छी है, उसमें हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में दिया हुआ है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नहीं तो अगर ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे पटना में या फिर दिल्ली में कई सारे कोचिंग वाले हैं ना, अगर आप वहाँ जा के ले आ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो कई सारे कोचिंग हैं वो भेज देते हैं, कोचिंग वाले या दुकान वाले वो भेज देते हैं, अगर आप उनको एड्रेस देंगे तो वो भेज देते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्वायरमेंट है, वो शंकर IAS की नोट्स, उससे आप पढ़ सकते हैं। ये आपका मेंस का हो गया बुक लिस्ट। अब इंटरव्यू में कोई ऐसा फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा या फिर वो वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी देखता है, नॉलेज आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो इसमें कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब एट द सेम टाइम कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी नहीं कि एकदम मतलब कुछ एब्सर्ड पूछ देंगे, ऐसा भी नहीं है। वो आपसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी, आपके स्टेट से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाएंगी। तो इंटरव्यू में अच्छा बारी बारी से हम लोग आएंगे हर एक चीज़ पे कि इंटरव्यू में कैसे दिखना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, वो बारी बारी से, ठीक है। ये हमारी तरफ से ये सेशन कंप्लीट हो गया, बट आई नो कि बहुत सारी चीज़ें भी छूट गई हैं जो आपको आपके माइंड में होंगी या जो आपको पूछना होगा, तो 1 by 1 हम लोग इसको ये करते हैं। हाँ, राइटिंग जिसका मैं मान लीजिए काम कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि सबका हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, लेकिन आपका राइटिंग ऐसा हो कि पढ़ा जा सके, मतलब ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं और राम और एग्जामिनर पढ़ ले शाम, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब बहुत सुंदर है। मेरी हैंड राइटिंग खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ठीक ठाक टाइप हैंड राइटिंग है, बट मतलब मेरा ऐसा लगता है कि हैंड राइटिंग में 20-25 नंबर तो ज़रूर ही कट गया होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा एकदम मोती जैसा हो, ये एकदम ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेबल हो और पढ़ सकें आप, ऐसा हो, मतलब ऐसा ना हो कि तो आप कुछ लिख रहे हैं पढ़ तो कुछ और रहा है, ठीक है। तो उससे और अगर हैंड राइटिंग बहुत ही वैसा है तो आप अपने आंसर्स में ना कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि एक जैसे मेरे टाइम में क्वेश्चन था कि एक मतलब महिला को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, मतलब उसके पूरे लाइफ में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है,
तो उसमें मैंने क्या किया था कि एक डायग्राम बना दिया था, फ्लो चार्ट टाइप का। उसमें मतलब 0 to 6 months एज एक जगह लिख दिया, फिर उसमें लिख दिया पीटी साइड, उसको मतलब उस समय मार दिया जाता है इस टाइप से। फिर अगला स्टेज लिख दिया कि 6 to इतने साल में उसको ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना दिया कि वो एक पेज में पूरा दिख गया कि हाँ इस एज की लड़की को ये प्रॉब्लम होगी, इस एज की ये प्रॉब्लम होगी। और उसका तीसरा चार्ट मैंने ये बना दिया कि उसके लिए क्या किया जा सकता है, मतलब कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर पीटी साइड है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, या फिर उसको अगर मान लीजिए कि वो कहीं जा रही है, रास्ते में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। वो पूरा एक फ्लो चार्ट बन गया। तो इस तरीके से आप कुछ रेडीमेड टाइप का एक दो चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसका बहुत सारा फ्लो डायग्राम या इस तरीके का चार्ट बना लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में जाके वैसा ही एज इट इज आप लिख दीजिए। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरा इंग्लिश मीडियम था, लेकिन मीडियम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका हिंदी मीडियम था, बट बहुत अच्छी रैंक आई है उनकी। मीडियम से बीपीएससी में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू में मेरा हिंदी में इंटरेक्शन था, मतलब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोल रही थी, बट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आप जब जाओगे तो वो पूछते हैं कि हाँ मतलब इन विच लैंग्वेज, अगर वो नहीं भी पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर इंग्लिश में पूछना और आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश बोलने में तो आप एकदम पोलाइटली बोल सकते हैं, मतलब विद सॉरी कि सॉरी सर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ, काइंडली कम्युनिकेट इन हिंदी, इस टाइप का बोल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है वो। और मैं मतलब बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हम हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिए थे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था अपने बैच में, 108 मार्क्स आए थे मुझे आउट ऑफ 120। ठीक है, तो मीडियम से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किस चीज़ में? इंटरव्यू में मिनिमम टाइप का कुछ है नहीं। बहुत लोगों का क्या होता है ना कि बहुत मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किए होते हैं, बट फिर भी इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आ जाता है, तो उनका रैंक बहुत पीछे हो जाता है, सेलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा कुछ स्कोरिंग टाइप का चीज़ नहीं है कि इंटरव्यू में इतना नंबर लाने पे क्वालिफाई हो जाएगा, इस टाइप का नहीं है। फाइनल मेरिट में जुड़ता है वो। इंटरव्यू का मार्क्स आपको पूरा रैंक आपका डिसाइड करेगा, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी ये डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कट ऑफ टाइप का इंटरव्यू भी नहीं होता कि उतना कट ऑफ, कुछ तो मिनिमम मार्क्स आप ले ही आएंगे ना, मतलब वहाँ गए तो नेगेटिव मार्क्स में तो आएंगे नहीं, तो कुछ तो मार्क्स आ ही जाएगा, लेकिन हाँ हाँ। मैडम कितना समय आपका मतलब क्वालिफाई करने में जब स्टार्टिंग की थी, और हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या क्या पढ़े, मतलब दोनों सब्जेक्ट में क्या अटेम्प्ट कौन सा था? मैं फर्स्ट। कितना समय लगा था? जी, आप जब तैयारी करने में सोची तो उससे क्वालिफाई करने के लिए मैंने 2014 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और 2019 में क्वालिफाई किया है। 14 के बाद मैंने तैयारी नहीं की थी, एक साल तैयारी नहीं किया था। 16 से मैंने तैयारी शुरू किया था, 16, 17, 18। लेकिन उस समय मैंने शुरू जब किया था तो यूपीएससी के लिए किया था, तो मैंने बीपीएससी दिया भी नहीं था। बीपीएससी यही वाला दिया था 60% वाला, उसका मुझे लगता है कि 2 साल लगा है रिजल्ट आने में। पहले आप यूपीएससी का ही परीक्षा दे? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब 3 साल टाइप लगा है मुझे इसमें, लेकिन उसमें 2 साल एग्जाम का ही ड्यूरेशन है। प्रीलिम्स से इंटरव्यू होते होते 2 साल लग गए थे, तो ड्यूरेशन मतलब उतना टाइम तो लगा ही, उससे 1 साल पहले से मैं पढ़ रही थी। मैडम जो वर्किंग है, जैसे हम लोग यहाँ सिविल कोर्ट सासाराम में डीजे कोर्ट में पेशकार, तो थोड़ा सा समय निकालना वो कठिन हो जाता है। 10 से 5:30 5 ड्यूटी रहता है, उसके बाद कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग 2 साल 2 साल से। तो आपका बेस तो बन ही गया होगा। CDPO का मेरा कुछ हुआ है। CDPO का बेस हुआ, ओके। तो मतलब आपने जैसे आपने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी ली होंगी, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जब आपने पढ़ ली हैं तो कुछ आप वैसा नोट्स, उस टाइप के शॉर्ट नोट्स रखिए जिनको आप जैसे ही समय मिले आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें आप डिजिटल मतलब मीडिया थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन में पढ़ाई कर सकते हैं, और सोशल मीडिया जैसे एक टाइम नहीं करना है, बट उसमें आप जैसे इंसाइट्स हो गया, विजन हो गया, इस टाइप की चीज़ों से आप जब तक आप ऑफिस में जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपना न्यूज़ वाला चीज़ कवर कर सकते हैं कि उस समय तक आप अपना जो भी आपका करंट अफेयर है वो सब आप देख लिए। जब आप घर गए तो 4 से 5 घंटा आप निकाल सकते हैं आराम से, मतलब 5 बजे तक अगर आपका वर्किंग आ रहा है तो उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसके बाद रात में आप 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ाई कीजिए, फिर सुबह में आप 2-3 घंटे निकाल सकते हैं।
कुछ आप जब ऑफिस में हैं, अगर उसमें बीच में समय मिलता है तो आप उसमें यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। मृणाल पटेल सर की इकोनॉमी की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो बहुत अच्छी वीडियो है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो आप देख सकते हैं। मीनवाइल या फिर स्टडी IQ का बहुत सारा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। स्टडी IQ पे प्रशांत धवन सर के का आता है एनालिसिस, वो आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखना, बट जैसे ही आपको समय मिलता है वैसे ही आप उसको, और उसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास कम समय है या फिर आपको रिवीजन मोड में जब आप चल रहे हैं तो उसको सेम स्पीड में ना देख के 1.5 कर लिया या फिर 1.25 कर लिया, तो उसकी स्पीड बढ़ा के आप उसको फटाफट टाइप से देख सकते हैं। मैम यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग कोचिंग मैंने खुद नहीं किया है। मतलब यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग किया था, 1-2 महीने मैं गई थी, बट बीपीएससी के लिए मैंने कुछ अलग से कोचिंग नहीं किया है। हाँ, आंसर राइटिंग करती थी मैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं, मेरे एक कॉलेज के सर थे, मैं उनसे चेक करवाती थी, बट कोचिंग अलग से नहीं किया है। इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हो जाता है मॉक देना, इंटरव्यू में आप मॉक ज़रूर दें, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी, तो कई बार क्या होता है ना, झिझक होती है, मतलब अनजान आदमी के सामने बोलने में झिझक होती है कई बार। मतलब आपको आते रहेगा, चीज़ पता रहेगी, आप सब कुछ जानते हो, बट आप उसको बोल नहीं पाओगे, क्योंकि बस इसलिए क्योंकि वो अनजान है या फिर आप उसको नहीं जानते, तो इसलिए मॉक देना ज़रूरी हो जाता है। आपका बोलने का प्रैक्टिस हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, वो इसलिए आपको मॉक देना ज़रूरी है। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो स्पीड बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ आते रहेगा, लेकिन स्पीड आपकी इतनी कम रहेगी कि आप पूरा वो कवर नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन लिख नहीं पाओगे। तो मॉक देने से वो आपका स्पीड डेवलप हो जाता है। आप अगर कोई कोचिंग नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले हैं जो कि आपको क्वेश्चंस भेज देते हैं, आप उसका आंसर अपलोड कर दीजिए, वो चेक करके आपको मार्क्स बता देते हैं। उस टाइप के कोचिंग, मतलब सासाराम में रहते हुए अगर आपको तैयारी करनी है तो अगर आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, मतलब टेस्ट पेपर दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट पेपर बहुत देना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका स्पीड डेवलप होता है, आपको आंसर की क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होती है। आप डेली जब लिखेंगे क्वेश्चन, आप देखिए जिस दिन आप पहला आप अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद आप 10 दिन के बाद आप वही आंसर देखिएगा ना और सेम टॉपिक पे लिखिएगा, आपको खुद ही अपने आंसर में डिफरेंस नजर आएगा कि उस आंसर से मतलब 10 दिन के अंदर अगर आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं तो भी आपको अंतर नजर आएगा। वो प्रैक्टिस से बहुत चेंज आता है, तो इसलिए आंसर तो आपको लिखना ही है। बट ये भी नहीं है कि मतलब अभी तैयारी शुरू ही किए और लगे आंसर लिखने, तो उसमें क्या लिखेंगे तो पता ही नहीं। थोड़ा पढ़ लीजिए, तो 6 महीने 7 महीने टाइप का अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। आंसर लिखिए और चेक करवाइए, मतलब लिख के उसको रख नहीं देना, उसको चेक भी कराना है। और बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, जो आपको अपना बेस्ट आंसर टाइप का लग रहा हो उसको रिवाइज करते रहिए, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करते जाइए। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कुछ आंसर ऐसा लगा कि उसमें ये पॉइंट छूट गया है या फिर ये, तो उसको ऐड करते जाइए। रमेश सिंह की बुक बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है। मतलब देखो ये जो भी हम बताए ना, ये मेरा एकदम लास्ट स्टेज वाला है कि ये यही किताब बार बार पढ़ते थे। किताब हम रमेश सिंह की भी पढ़े हैं। रमेश सिंह की किताब अच्छी है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से मुझे मैंने जो एनालाइज किया सिलेबस से पूरा ये रमेश सिंह मैच नहीं करता। मैच करता है, नहीं करता, नहीं करता पूरी कर टॉपिक्स का। देखो कोई भी किताब देखिए, कोई भी किताब है ना, वो यूपीएससी के लिए अलग से तो लिखा नहीं गया है, वो किसी कोर्स के लिए लिखा गया है। लेकिन ये जो हम बताएं अभी आपको कि श्री राम IAS की किताब पढ़ी, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस को दिमाग में रख के उसका नोट्स तैयार किया गया है, इसलिए वो थोड़ा आपको ज़्यादा हैंडी हो जाता है। बहुत बल्कि बहुत जो है ना बहुत मोटा है, पूरा पढ़ने में हम रमेश सिंह पढ़े हैं, हम देखे हैं, पता है रमेश सिंह कैसे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंफर्टेबल है रमेश सिंह पढ़ने में तो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़े। हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम किसी भी, हम लोग अपने दोनों में अवेलेबल है नोट्स, दोनों में अवेलेबल है। जैसे कुछ उसको जो बुक लिखा हुआ रहता है इंग्लिश मीडियम की कुछ अच्छा प्रिफर रहता है, कुछ स्टूडेंट जो बुक होती है वो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा प्रेफर। देखो अगर तुमको वो किताब समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वही किताब पढ़ो तो फिर देखो कई बार क्या होता है ना कि कई टॉपिक्स में कुछ ऐसा टर्म्स होता है जो समझ में नहीं आते रहता, जिसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। तो वैसे केस में जो
टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है उसको नेट पे सर्च करो, उसका बहुत सारा आ जाएगा डिटेल, और उसमें ध्यान ही रखो कि कुछ कोचिंग का ही अगर है तो उसको पढ़ लो, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रहा है। इकोनॉमी में क्या है ना, इकोनॉमी ऐसा देख के लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, एकदम मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या करें कुछ पता ही नहीं चल रहा है टाइप का। लेकिन इकोनॉमी के जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर आप एक बार उसका कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट है, तो फिर उसमें चाहे वो कोई क्वेश्चन पूछे कभी नहीं छूटेगा, चाहे वो 3 साल के बाद आप उसको देखिए ना, तब भी आप उसको आंसर सही लगा दीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट उसका पकड़ने में कोशिश कीजिए, वो बहुत जरूरी है इकोनॉमी में। हिस्ट्री में क्या है कि याद करना रहता है, तो 1 साल 1.5 साल बाद आदमी भूल जाता है, या किया हुआ चीज कितना रटा हुआ चीज कितना दिन याद रहेगा। लेकिन इसमें इकोनॉमी में क्या है कि वो आपका कॉन्सेप्ट है, तो वो पूरे टाइम याद रहेगा और पूरे टाइम आप उससे आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हो रहा है। हाँ, घर पे टाइम मैनेजमेंट का इशू जरूर होता है, लेकिन पीपीएससी की तैयारी के लिए या फिर किसी भी मतलब दिल्ली जाना इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप दिल्ली चले गए तभी आपका एग्जाम। हम खुद दिल्ली नहीं गए बीपीएससी के लिए, हम गए थे यूपीएससी का देना मेंस हो गए थे, लेकिन बीपीएससी मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी एग्जाम में अगर आपको एग्जाम देना है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब फलाना कोचिंग पढ़ लें या फिर फलाने जगह चले जाए तभी एग्जाम है, ये एकदम बिल्कुल जरूरी है। आप अपने घर पे भी बहुत बढ़िया से पढ़ें। बस ये है कि मान लीजिए कि अब आप हैं घर पे, तो आप पढ़ रही होती होंगी, तब तक कोई मेहमान आ गया तो बोलता होगा सबकी चाय बना के लेते हो, ये दिक्कत होता होगा ना। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप टेस्ट सीरीज दो, मतलब आप जो टेस्ट के लिए, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज किया, मुझे 2 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट करना है, तो वो जो प्रेशर होता है वो घर में नहीं होता, लेकिन मतलब जो घर में तो इजीली हम लोग टिक मार्किंग कर लेते हैं। नहीं, तो ये करते हैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज देते हैं तो थोड़ा प्रेशर रहता है। तो मैं ये कह रही हूँ, क्या जरूरी है कि हम कहीं बाहर जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा। घर पे भी उस तरीके आप खुद को चैलेंज कीजिए ना कि हमको 2 घंटा में करना है, मतलब करना है। अब उसमें अगर नहीं आ रहा है तो आप उसी हिसाब से अपना मार्किंग कीजिए कि हाँ चलो हम तो फेल ही हो जाएंगे 2 घंटा में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ घर से कैसे कर। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है बाहर जाके पढ़ाई करना या बाहर जाके टेस्ट सीरीज देना। आप घर से एकदम बढ़िया से पढ़ सकते हैं। आप खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को वो टारगेट दीजिए कि नहीं 2 घंटा का मतलब 2 घंटा, 2 घंटा ज्यादा 1 मिनट हम नहीं देंगे खुद को। क्योंकि आप खुद को ही जब अगर लीनियंट हो जाइएगा ना, जब चेक करने में, आंसर चेक करने में, यहाँ से ना 5 मिनट और ले लेते तो क्वेश्चन और बन जाएगा, वो नहीं करना है। आप 2 घंटे का मतलब 2 घंटा, 2 घंटा खत्म हुआ तो खत्म, उतने में जितना मार्क्स आएगा इतना ही मार्क्स आएगा हमको एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए सिग्नल वाला जो आपने पेपर किया वो अच्छा है। हाँ, श्री रामायण की नोट्स बहुत अच्छी है। आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप श्री रामायण का नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर है। मैम ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी का मनीष कुमार बरनाल का आता है, अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं, बट एनसीईआरटी को कभी भी नहीं भूलना है, एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है हमेशा। एनसीईआरटी संक्षिप्त सार में 6 क्लास से 12 क्लास तक संक्षिप्त सार मतलब उसका कुछ वो पूरा कंपाइल किया हुआ है। हम देखे नहीं वो कि कैसा है, लेकिन उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी। और 11th-12th वाला एनसीईआरटी जो है ना, वो पढ़ लीजिएगा, बस लगभग सारा चीज कवर हो जाएगा। बट महेश बर्णवाल की किताब भी मैंने नहीं देखी है, तो उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि वो कैसा है। मैम जैसे होता है कि यूपीएससी में ज़्यादातर टॉपर होते हैं वो अच्छे यूनिवर्सिटी या IIT। मैम जैसे कि हम लोग भी कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो मैम कुछ उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मतलब किस स्कूल से आ रहे हैं, किस कॉलेज से आ रहे हैं, या फिर आपका मतलब आप IITian हैं कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम खुद मतलब जनरल सब्जेक्ट्स मतलब BSc MSc ही किए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम IIT गए हो या कुछ एकदम हाई फाई कॉलेज, ऐसा कुछ बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली जो बाहर से पढ़ते हैं उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी डेवलप होती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। जैसे पर्सनैलिटी अच्छी उसका डेवलप
मैम जैसे कि वो बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उसका एडवांटेज कहाँ मिलता है जैसे इंटरव्यू में? ऐसा नहीं है कि उसको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा इंटरव्यू में या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, आपकी पर्सनैलिटी आपके इन्वायरमेंट से, आपके सराउंडिंग से, आप जहाँ रह रहे हैं उससे असर जरूर पड़ता है, लेकिन सिर्फ उसी का असर नहीं होता। आप इंटरनली क्या है उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। आप बहुत सारे दृष्टि पे बहुत सारे मॉक अवेलेबल हैं, मॉक इंटरव्यूज आप देखते होंगे शायद, तो आप उसमें देखिए कि वो जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम एकदम कॉपी नहीं करना, मतलब बी ओरिजिनल, जो आप हैं ओरिजिनली वही रहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका मतलब कैसा बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत हो सकता है कि 2-4-10 नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, आपको क्यों टेंशन हो रहा है। मैम वो नहीं जैसे कि जैसे हैंड आई कांटेक्ट फिजिकल मूवमेंट जो होता है, इसी के लिए मॉक इंटरव्यू देना है। मॉक में जब आप जाएंगे ना तो वो आपकी शॉर्ट कमिंग आपको बताएंगे कि मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जब आपका हैंड मूवमेंट ऐसा हो रहा है। मॉक देने का यही फायदा होता है कि वो आपकी जो कमी है ना वो बताएंगे कि मतलब ये चीज़ कर लीजिए, ये चीज़ नहीं करना है, इस तरीके से वो बताएंगे। इसलिए मॉक इंटरव्यू देना जरूरी है। मतलब इंटरव्यू यदि आप दे रहे हैं तो कम से कम 10-15 टाइप 10 मॉक मतलब लगा लीजिए, 15 नहीं लेकिन 10 तो जरूर लगा लीजिए। वही मैम मेरा और जैसे कि- अगर आपके कुछ वैसे फ्रेंड्स हैं, 2-4 फ्रेंड हैं जो कि तैयारी करते हैं, आप उनके सामने भी मॉक दे सकते हैं। उनको सामने में बैठा के वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उन आंसर करेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर अभी, क्योंकि अभी तो आप इंटरव्यू देने जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ठीक रहे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनके सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलें, या फिर फैमिली में कोई ऐसा हो जो कि थोड़ा स्टडी बैकग्राउंड है, उससे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। ओके मैम जैसे कि मेरा एंट्रेंस दिए थे CUET का और मुझे जामिया कॉलेज इशू हुआ है, तो वही सोच रहे थे कि यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें। अगर आपका कहीं एडमिशन हो रहा है, वेल एंड गुड, चले जाइए, फिर क्या दिक्कत है। ओके मैम थैंक यू सो मच। और भी मैम जीके जीएस के लिए ल्यूसेंट की कैसे ल्यूसेंट में देखो, ल्यूसेंट हम खुद नहीं पढ़े हैं कभी, लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि ल्यूसेंट पढ़े थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम ल्यूसेंट के बारे में एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे कि उसमें क्या है नहीं है। थोड़ा सा हमको लगता है कि ल्यूसेंट में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रटना रहता है। मतलब जितना हम ऐसे देखे हैं उसको, ऐसा नहीं हम देखे तो हैं लेकिन पढ़े नहीं है हम कभी। कम टाइम अगर है तो आप लूसेंट पढ़ सकती हैं, उससे प्रीलिम्स में आपको मदद मिलेगी। लेकिन लूसेंट से हमको नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसमें फैक्ट ओवरलोडेड होता है, बहुत फैक्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो करना है तो बेसिक बुक जरूर पढ़ लीजिए। लूसेंट से आप याद कर सकती हैं कि मतलब जो फैक्ट रटने वाला रहता है, जो कहीं नहीं रहता, वो लूसेंट में मिल जाता है। मैम 2021 में ल्यूसेंट से ही हमारा BPSC के लिए कॉम्पिटी अभी रिजल्ट हुआ है, 21 तारीख से 15 तारीख को। वेरी गुड। अगर आपका उसको आपको लगता है कि अगर आप लूसेंट पढ़ के कंफर्टेबल है कि आपको लगता है कि फैक्ट याद हो गया, तो अच्छी बात है। क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में फैक्ट ही पूछते हैं मोस्टली, लेकिन मेंस में जब आप आंसर लिखने जाएंगी तो आपको कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। उस समय आपको लूसेंट काम नहीं आएगा, इसलिए उस समय आपको जो आपका कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है वही काम आएगा। तो लूसेंट प्रीलिम्स तक के लिए तो ठीक है, लेकिन मेंस में अगर आपको लिखना है आंसर तो आपको कॉन्सेप्चुअल किताबें जो है वो पढ़नी चाहिए। मेंस एग्जाम के लिए क्या APU का मेरा एग्जाम है, APU का एग्जाम है, BPSC APU सिलेबस का आइडिया हमको नहीं है, तो उसके बारे जीके में जीएस सही BPSC वाला है, और इसके बाद उसमें लॉ का पेपर है। GS वही रहता है और ऑप्शनल आप बताने का लग रहता है। ग्रेजुएट LLB LLB लॉ किया है उसके लिए मतलब GK GS आप कह रही है कि सेम BPSC का सिलेबस रहता है। देखिए आपका कब है मेंस कब है? अभी तो फॉर्म अप्लाई कर रहा है मेंस के लिए, डेट दे रहा है 5। देखिए इतना कम समय है, तो इतना कम समय में तो हम नहीं कहेंगे कि आप किताब बदल दीजिए, जो आप पहले से पढ़िए उसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि इतना कम समय में आप कोई किताब कवर कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो जो आप पढ़ रही हैं पहले से, जो आपने पढ़ाई की हुई है उसी को फिर से रिवाइज कीजिए, उसी पे आप अपना कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ ये पढ़ के हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप किताब जब बदलिएगा ना, मतलब 1 महीना 2 महीना समय है, इसमें यदि हम आपको ये बोल दें कि नहीं आप ये किताब पढ़ लीजिए, तो आपका जो प्रीवियसली आपने जो किताब पहले से पढ़ा हो वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा।
जो आप पहले से पढ़ाई कर रही है उसी को पढ़ाई कीजिए, उसी को कंटिन्यू कीजिए। मैंने एक 64 के केसी में टॉपर थे नशो निशान, जो सबसे यंगेस्ट थे, 22 वर्ष के बड़े थे, IIT BHU से मैं पढ़ रहा था। उनका कहना था कि मैंने केवल NCERT बुक पढ़ा, कोई रेफरेंस बुक मैंने नहीं पढ़ा। NCERT में अगर आप NCERT थॉरोली पढ़ लेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब क्या होता है कि NCERT को हम लोग ऐसे हल्के में ले लेते हैं, वो लगता है इतना पतला पतला किताब, इसमें क्या ही लिखा होगा, मोटा मोटा किताब पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। लेकिन NCERT में उतने पतली किताब में ना बहुत क्रिस्प और बहुत बढ़िया नॉलेज रहता है, इसलिए NCERT को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। मतलब हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो किए, जरूरी नहीं है कि वही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो सब अपना अपना अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, आप अलग अलग किताबें भी फॉलो कर सकते हैं। हम बस यहाँ पे आपको अपना स्ट्रैटेजी बता रहे हैं जो मेरे लिए काम किया था। एक दो मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई किए हैं और मेंस बीच में 2-4 महीने का समय मिला है, उसमें बोलते हैं वो कवर हो गया होगा, उनका सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ भी हो सकता है। वो अलग चीज़ है। मान लीजिए कि कोई किसी की कैपेबिलिटी है कि वो 2 महीना में किताब कवर करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि देखिए कोई भी किताब या फिर कोई भी नॉलेज ना, अगर आप पहले से कोई कुछ चीज़ आपको पता है तो वो हो सकता है कि आप नया चीज़ पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि कोई एकदम ही अननोन अनसीन टाइप का सब्जेक्ट है और उसको आप अलग किताब से लगे पढ़ने 2 महीने के लिए, तो बाकी सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। फिर नया चीज़, मतलब प्रीलिम्स के बाद तो बहुत ज़्यादा नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। जो आप पहले से पढ़ रहे हो, जो आपका जिस पे आपका पकड़ हो, आपको वही करना चाहिए। मैं बहुत सारा अपने टेस्ट देने के बाद रिजल्ट नहीं होता, फिर दिन लाइव रहते हैं, टेस्ट देने के बाद लगता है कि होता है, ऐसा होता है कि कई बार एग्जाम हम लोग एक बार दिए, 2 बार दिए, नहीं रिजल्ट होता तो लगता है कि मतलब नहीं होगा, क्या है होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेशेंस रखिए, ज़रूर होगा, रिजल्ट होगा। जब भी ऐसा लगे ना कि अब मतलब अब तैयारी नहीं करने का मन कर रहा है, अब हो गया, मतलब हो गया, नहीं होगा, तो ये सोचिए कि आप शुरू क्यों किए थे, कब शुरू किए थे, क्या सोच के शुरू किए थे, स्टार्ट जब आप किए थे तो आपका क्या दिमाग में क्या था, तो फिर आप वही चीज़ को लेके फिर से एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए और सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन में जिनका मतलब 5वें या 6ठे टाइम में भी रिजल्ट हुआ है और अच्छा रैंक आया और बढ़िया रिजल्ट हुआ है। कई बार जैसे आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो आप फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से, मतलब कहाँ पे लैकिंग रह गया मैं, मतलब अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो क्या मतलब मेरे पढ़ाई में क्या ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, और फिर वापस से खुद को ये मतलब भरोसा दिलाइए कि आप कर लेंगे, और ये सोचिए कि आप शुरू क्यों किए थे, स्टार्ट क्यों किए थे। आपके दिमाग में ज़रूर कुछ होगा कि किस कारण से स्टार्ट किया था, किस कारण से स्टार्ट किया था आपने तैयारी, क्या आपका मोटिवेशन क्या था, आपका मोटिवेशन आपका क्या था, समाज के लिए बेस्ट करने के लिए। तो ये मोटिवेशन आपका 2 साल में ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये आप फिर से उस चीज़ के बारे में सोचिए कि हम अगर पढ़ लेंगे तो हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम किसी के लिए अच्छा कुछ कर पाएंगे, या फिर और देखिए एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। मेरे साथ पॉजिटिव मोटिवेशन से ज़्यादा नेगेटिव मोटिवेशन काम करता था, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, नॉर्मल BSc MSc किए थे, तो हमको ये लगता था कि अगर हम नहीं क्वालिफाई कर पाए तो हमको हो सकता है कि हाउसवाइफ बनना पड़े, या फिर हो सकता है कि हम कुछ बिजनेस कर लें या फिर कुछ इस टाइप का, वो हम नहीं करना चाहते, हमको कुछ और नहीं करना था, इसलिए हमको ये करना था। इस टाइप से भी आप सोच सकते हैं कि हमको भाई ये चीज़ मतलब हमको ये नहीं करना है, मतलब हमको फलाना चीज़ नहीं करना है, हमको यही करना है, इसलिए भी आप पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर कौन सा जरूरी है और क्यों जरूरी है, क्या मतलब होता है इसका? न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर एक तो रिलीजियसली डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर हिंदी में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हिंदी में बताएं कुछ, तो हिंदी न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। इंटरव्यू के समय हम दैनिक जागरण पढ़ते थे, हमको लगता है कि दैनिक जागरण ठीक ठाक है, वहाँ उसमें अच्छा न्यूज़ रहता है। बाकी हम ये देखिए न्यूज़पेपर जब पढ़ना है ना तो उसमें लोकल न्यूज़ बहुत रहता है, मतलब इस जगह इसकी हत्या हो गई, इस जगह वो लूट लिया, इस जगह वो वहाँ चल गया, इस जगह ये जीत गए, या फिर अभी चुनाव चल रहा है तो पूरा होगा कि फलाना यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, इनका प्रचार का तरीका इतना अलग है, ये है वो, इस टाइप का न्यूज़ देखते होंगे आप। हाँ, तो ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये सब न्यूज़ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ये सबसे मेन
इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें उसमें इस तरीके द हिंदू में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का अनावश्यक न्यूज़ नहीं रहता है कि मतलब कौन क्या कर रहा है टाइप का, ये सब चीज़ नहीं रहता है वहाँ। उसमें वही न्यूज़ रहता है जो कि आपको मतलब फ़ायदा होगा, जिससे आपका एक ओपिनियन बनेगा, एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इस टाइप का न्यूज़ द हिंदू में रहता है। बट हम समझते हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ रहता है। तो वैसे केस में बहुत सारा ऐसा न्यूज़ चैनल है जो कि उसका एनालिसिस टाइप का बताता है, मतलब स्टडी IQ पे हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया उसका रहता है। मृणाल पटेल सर का भी है न्यूज़ चैनल, उसमें भी वो डेली बताते हैं कि मतलब इस दिन का न्यूज़पेपर में ये था, ये इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट था। और उसके साथ साथ उसमें क्विज भी रहता है कि आप क्विज डेली का करंट अफेयर का क्विज उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरीके का न्यूज़पेपर आप पढ़िए। और न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए कि आज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम जो है 1 साल के बाद है, तो उसमें ओपिनियन आपका एक बनेगा कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो अगर आप उसको उस समय नहीं पढ़ेंगे, सोचिए कि एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, तो आपका ओपिनियन एक नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं ना हर दिन का अपडेट, लेकिन ये भी नहीं कि वो रशिया यूक्रेन डेली देखना है। ओपिनियन किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी क्वेश्चन जब लिखते हैं, आंसर राइटिंग जब आप करते हैं, मतलब हम मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए बता रहे हैं, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैटर्न टाइप का ये रहता है कि आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर उसमें उसका पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए, उसका नेगेटिव पता होना चाहिए, और उसमें क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। जो चाहिए उसको ज़्यादा डाल देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पॉजिटिव भी डालना है। अगर नेगेटिव वाला पूछ रहा पोर्शन तो भी आपको पॉजिटिव 1-2 लाइन लिखना है। तो इसलिए ओपिनियन बिल्डअप होना ज़रूरी है। लास्ट में आप उसका सोल्यूशन देंगे कि ये चीज़ अगर हो रहा है, इसमें ये चीज़ हुआ रहता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। या फिर जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर में आपको उसका पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव आपको स्कीमें पता होनी चाहिए कि क्या स्कीम है, कौन सा इंपॉर्टेंट स्कीम है, और लास्ट में उसका सोल्यूशन एक आपको देना चाहिए कि ये स्कीम तो अवेलेबल है, लेकिन ये अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन अपने से बनाएंगे, पढ़ करके उसको क्वेश्चन बनेगा, उससे आंसर। हाँ, तो उसे आप हर एक टॉपिक का एक ओपिनियन आप बिल्डअप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट है, एग्रीकल्चर है, लेबर लॉज है, या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसका हर चीज़ मतलब एक इंट्रोडक्शन, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक ओपिनियन टाइप का, मतलब ये और सॉल्यूशन, इस टाइप का आपको एक रेडीमेड टाइप अपने दिमाग में एक बना लीजिए आप किसी भी टॉपिक को। तो ये आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें इस तरीके से इसको लिखा गया है, तो उस तरीके से आप भी सोचना शुरू कर पाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो एडिटोरियल होता है, स्पोर्ट्स होता है, फाइनेंशियल होता है, चारों से नहीं, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्पोर्ट्स के लिए आप जो लास्ट में दृष्टि या रिहंट टाइप का कुछ मैगजीन जो आता है, उसमें आप देख लेंगे कि स्पोर्ट्स में क्या है। BPSC के प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स वालों को लगता है कि कुछ क्वेश्चन रहता है, UPSC में भी आजकल भी आता है क्वेश्चन का स्पोर्ट्स का, लेकिन उसके लिए पूरा स्पोर्ट्स वाला पेज हर दिन पढ़ने का जरूरत नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आज जो है दिनेश कार्तिक छक्का मार के वो जिता दिए मैच, ये सब नहीं देखना है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी के लिए मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए? सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए? जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो के उठे, पढ़ाई किए, खाना खाए, फिर पढ़ाई किए, फिर सोए, फिर पढ़ाई किए, यही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैम ये बताइए कि जो ग्रेडिंग बनता है लास्ट में, उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन का भी मार्क्स ऐड हो जाता है, किस चीज़ ना ना उसमें कभी नहीं, वो सिर्फ आपका मेंस का मार्क्स ऐड होता है। मेरिट में मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होता है। 8th और 12th का मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है कि आपका 10th में 2nd डिवीजन आया है, 3rd डिवीजन आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके मेंस में आपका कितना मार्क्स आया है, इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया, बस उससे फर्क पड़ता है। मैडम तैयारी में आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा प्रीलिम्स से लेकर फाइनल सिलेक्शन का जो सफर है, उसमें हम प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकें? देखिए, प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि जब आप तैयारी शुरू कीजिए ना, तो बहुत लोग को मत बताइए कि हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अनावश्यक प्रेशर वहीं से जनरेट होता है। जैसे ही आप बताएंगे ना कि हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होने की जगह बहुत नेगेटिव होने लगेंगे लोग
कि तो बहुत हल्ला नहीं करना है, मतलब अपने पेरेंट्स को बता दीजिए, घर में बता दीजिए, एक आध दोस्तों को बता दीजिए, ताकि कोई पूछे तो कहिए कि हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ कर ही लेंगे टाइप का, कुछ ऐसे गोल गोल जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बताना नहीं है लोगों को कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक ध्यान में रखिए। इसके अलावा बट फिर भी स्टिल लोग जानते हैं और लोग पूछते हैं कि इतने टाइम से क्या कर रहे हो अगर रिजल्ट नहीं होता है तो फोकस्ड रहिए। सबका एक ही सोल्यूशन है कि फोकस रहिए, फोकस मत कभी भी अपना फोकस मत खराब कीजिए कि मतलब एक आध हो सकता है रिजल्ट ना आए, ऑब्वियस है, क्योंकि तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है शुरुआत में, उससे घबराना नहीं है, फोकस्ड रहना है। और जैसे ही आपका एक आध रिजल्ट निकलना शुरू होगा ना, मतलब इवन प्रीलिम्स भी एक किसी भी चीज़ का निकलेगा तो वो प्रेशर खुद ही खत्म हो जाता है, खुद ही आपके दिमाग से वो चीज़ हट जाता है, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब भी आप टेस्ट लगाते हैं और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी आपका प्रेशर धीरे धीरे खत्म होता है। मेरा नाम नीतीश कुमार मिश्रा है, मैं एसपी कॉलेज से पीजी कर रहा हूँ, मैथ से सेशन 19-21 है। मैं पिछला सेशन में भी आया था, तो आने के बाद निश्चित रूप से जब यहाँ से गया तो पर डे मेरी 2 घंटे की स्टडी बढ़ गई। तो जैसे आपने एक बात कही कि न्यूज़ सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ रही है, मैं सोशल मीडिया से दूर ही रहता हूँ, लेकिन आज सुनना पड़ा कि मेरा लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, तो आगे से देखा तो कहीं नहीं था, लास्ट में देखा कि पीछे से चौथे नंबर पे था। इसके लिए खोलना ही पड़ रहा है। अच्छा खास फिर पिछला बार जो हुआ था उसमें कोई भी इसके लिए सोशल मीडिया आपको खोलना पड़ा, ये एकदम सही बात है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको एक पर्सनल मैसेज भी गया होगा। नहीं गया है। पर्सनल मैसेज सभी को गया होगा, आपने मोबाइल चेक नहीं किया बहुत अच्छे से, आपने जो नंबर मारा होगा आया ना उसे, तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया खोलने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पर्सनल मैसेज भी जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर बीपीएससी यूपीएससी नहीं होगा तो फिर आगे यहाँ इसके बाद जैसे मैं लोग बताते हैं, मेरे दोस्त बताते हैं कि आपका कम्युनिकेशन ठीक है तो आप मास कम्युनिकेशन कर लीजिए। फिर मेरी भी इच्छा है कि पीजी जब फाइनल हो जाता है तो मैं पीएचडी कर लूँ। गार्जियन लोग कहते हैं कि बीएड कर लो, आराम से टीचर बन जाओ। अब लगता है यूपीएससी बीपीएससी के चक्कर में भागेंगे और लास्ट में कुछ नहीं बन पाएंगे तो फिर क्या होगा? इसका मैंने दबाव रखना है, इसके संदर्भ में सुझाव। देखिए अगर हर कोई ये सोचने लगे कि अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा और मैं पहले से कुछ ऑल्टरनेटिव सोच के रखूं तो फिर किसी का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मतलब आपका इफ बट अगर आपका पहले ही आ गया कि मतलब रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि हम भी एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं और एकदम नॉर्मल मतलब बस पीजी नॉर्मल मतलब बीएससी ही किया है, बीएससी और एमएससी किया है। तो अगर हम भी ये शुरू में ही सोचने लग जाते कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो जो मैंने सबसे पहले बोला कि खुद के ऊपर भरोसा रखिए, मतलब हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि आप कर लेंगे। जब तक आप ये नहीं मतलब जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे ना कि हाँ हम लिस्ट में मेरा नाम होने वाला है, हम सेलेक्ट होने वाले हैं, तब तक आप 100% आप अपना कभी नहीं दे पाएंगे। जब तक आप ये सोच मतलब आप जहाँ आपका दिमाग में आपके कंफ्यूजन रहेगा ना कि नहीं हो पाएगा। वैसे ये चीज़ एकदम बट ऑब्वियस है। देखिए मैंने शुरू में यूपीएससी की कोचिंग 2 महीने टाइप मैंने किया है, 2 या 3 महीने। जब हम वहाँ गए तो देखते थे हम एकदम फ्रेशर थे, वहाँ पे बहुत लॉ ग्रेजुएट थे, बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस थे, IITians थे बहुत। तो कुछ भी जो टीचर्स क्वेश्चन पूछते थे ना तो वो लोग बहुत बढ़िया आंसर देते थे। हम एकदम हमको लगता था कि हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या ही करेंगे। लेकिन हम बस इस चीज़ पे फोकस रखें कि जो बताता था ना कोचिंग में, वो लोग बताते थे ये किताब पढ़ लो या फिर ऐसे पढ़ लो, हम वो चीज़ बस फॉलो करते थे। उसके बाद जब कोचिंग में 1-2 महीने में जब टेस्ट हुआ तो मेरा हाईएस्ट मार्क्स था उसमें बीइंग मतलब उसमें वहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स और बहुत सारे अच्छे पीरियड्स थे, IITians थे, पर फिर भी मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। वो इसलिए था क्योंकि हम फोकस्ड रहे, हम उस चीज़ से मतलब घबराहट तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन वो उसको हम मतलब हावी नहीं होने दिए कि नहीं होगा तो क्या होगा या फिर इन लोगों के सामने हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। इस टाइप का थॉट आएगा लेकिन उसको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। और रही बात कि आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, पहले आप इस पर पूरा टाइम अपना दे लीजिए। अगर आप एग्जॉस्ट होते भी हैं इन केस तो आप PhD कर सकते हैं। लेक्चरर से अच्छी जॉब किसी की नहीं होती है। आप बहुत लेक्चरर बनना एक बहुत सम्मान का बात होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, या फिर आपका और भी बहुत सारा जो भी उसमें एज लिमिट भी नहीं है आपका कि इतना साल के बाद आप नहीं बन सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मैम 10 के लिए क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से मिलता है, शॉर्ट में या डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यूपीएससी का जो क्वेश्चन का मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसमें
जो शीट होता है उसी पे क्वेश्चन रहता है, उतना स्पेस दिया रहता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है। अगर आप मेंस किसी ने दिया है, यूपीएससी का मेंस में दिया, देखिए उसमें वैसे ही रहता है, मतलब क्वेश्चन उसके बाद स्पेस और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्पेस, ऐसे रहता है। तो उसमें आपको पता रहता है कि इतने दूर में हमको अपना ये कर लेना, और ब्रैकेट में लिखा रहता है कि इतना मार्क्स का क्वेश्चन। बीपीएससी वाले में ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप लिखें, मतलब उस चीज़ का जो जितना चीज़ है ना सब, मतलब कोई टॉपिक का जितने एस्पेक्ट आपको पता है ना वो सब लिखने की कोशिश करनी चाहिए। कंटेंट, हाँ इसमें कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। मेरा क्वेश्चन जैसे मेरा टीचर में सिलेक्शन हो चुका, तो मैं बार ये सोचती हूँ ज्वाइनिंग और लेट से, अगर लेट से हो तो मुझे टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर मैं ज्वाइनिंग कर लेती हूँ तो क्या मुझे छुट्टी मिल सकता है? क्योंकि दोनों को बैलेंस करना मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल लगता है, पॉसिबल नहीं लगता। क्या अगर मैं आपने ज्वाइनिंग कितने अटेम्प्ट दिए हैं बीपीएससी इस बार? नहीं अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। अभी कोई अटेम्प्ट नहीं किया। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक अटेम्प्ट आप अभी वाला तो दे ही रही होंगी, अभी वाला दे रही है ना, मतलब यूपीएससी में आप यूपीएससी में मैं यूपीएससी में हो गई, तो आप एटलीस्ट एक अटेम्प्ट मतलब एकदम फुल टाइम के साथ लीजिए। अगर ज्वाइनिंग बीच में आ जाती हूँ तो मैं करने के साथ करूँ करके देखिए, स्टडी लीव टाइप का बहुत होता नहीं, और जब आप नया ज्वाइन कीजिएगा ना तो दिक्कत होगी आपको लीव मिलने में। मैं लीव नहीं मिल सकती उसको। लीव अलग से वैसा कुछ जैसे स्टडी लीव का है प्रोविजन, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होती है 3 साल study नौकरी leave। करना हाँ, पड़ेगा। और फिर आपका ईएल का एक होता है ऑन लीव, उसमें फिर आपने कितना सर्विस किया है उसके हिसाब से काउंट होता है, तो लीव वाला चीज़ दिमाग से निकालने वो बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको अटेम्प्ट देना है फ्रेश तो कोशिश कीजिए कि बिना अभी आपने ज्वाइन के दिनी के मतलब नेक्स्ट ईयर ज्वाइन। या मैं कुछ लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ होता है जैसे ज्वाइनिंग अभी लेकर आ जाता है, या ऐसा कुछ रहता है कि जो हम उसको डिले करते 6 महीने के लिए कि हम अभी ज्वाइन नहीं कर सकते। वहाँ रिक्वेस्ट आप भेज सकती हैं, रिक्वेस्ट भेज सकती हैं कि मतलब डिले करने के लिए। वो हर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल रहता है, मतलब आप जैसे आपका डिपार्टमेंट, हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, यदि तो आप वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स आपने बताया कि 6 to 8 में पढ़ना उतना जरूरी है, लेकिन 9 से लेकर 12 तक पढ़ना जरूरी है। उसका नोट्स बनाना जरूरी है कि आगे मैं BA पार्ट 1 में मेरा स्टार्टिंग नोट्स बना सकती है, नोट्स बनाना चाहिए बल्कि, क्योंकि जब एग्जाम के ना कुछ टाइम पहले मतलब जैसे जस्ट एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हर एक मतलब नोट, जैसे क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं ना कुछ तो उसका अलग आपको रहता है, मतलब किताब से पढ़ने की अपेक्षा नोट्स वाला ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं एकदम मैंडेटरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मत बनाइए, लेकिन यदि आपके पास समय है आप तो अभी ग्रेजुएशन में बना सकते हैं, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैम आपने यूपीएससी का सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन फिर यूपीएससी पे क्यों काम करते हैं? क्योंकि वही सेम बात हम अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, यदि नहीं होगा तो क्या करेंगे, यूपीएससी नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये डर तो सबको रहता है ना कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। और बीपीएससी का सबसे बड़ा एक ये रहता है लेने का जो फायदा ये नजर आता है, यूपीएससी करने के बाद अपने राज्य में ही रहेंगे, कहीं मतलब दूर सर्विस हमको देने नहीं जाना पड़ेगा, ये एक लालच रहता है मन में कि कहीं रहेंगे अपने घर के पास रहेंगे। इस वजह से भी आगे बीपीएससी का फॉर्म होता है और At the time of preparation, what is your daily routine? डेली रूटीन मेरा ये था, सुबह मतलब आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह जल्दी उठते थे, उठ के सबसे पहले मेरा ये हैबिट था कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। उसके बाद करंट अफेयर मैं विज़न IAS से फॉलो करती थी, तो विज़न IAS का मैंने मैगजीन देखी थी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठती थी, 3-4 घंटे टाइप पढ़ती थी। लंच के बाद अगेन रीडिंग, फिर उसके बाद फिर रात में मतलब हम जल्दी सो जाते थे, तो उसमें स्लॉट बना लेते थे कि इतना दिन इतना टाइम जो है हमको ऑप्शनल के लिए पढ़ना है, इतना टाइम हमको GS के लिए पढ़ना है और इतना टाइम करेंट अफेयर के लिए। मतलब अगर 2 घंटा करेंट अफेयर है तो 2 घंटा हम करेंट अफेयर पढ़ते थे, 3 घंटा। और ऐसा कुछ वो फिक्स सभी के लिए नहीं होना चाहिए कि इतना घंटा ही पढ़ेंगे तो एग्जाम निकलेगा सबका, क्योंकि रीडिंग कैपेबिलिटी अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अलग होता है, तो सबको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मेरा यही रहता था। और बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग, बहुत ज़्यादा इधर उधर करना, ये सब हम नहीं करते थे।
बट हाँ ये भी है कि एक दो दोस्त मेरे ऐसे थे जिनसे हम रेगुलर बात करते थे, अगर कभी कुछ ऐसा डीमोटिवेटेड फील करते थे तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो हेल्प करते थे कि टू कम आउट ऑफ दैट डीमोटिवेटेड फेज। तो ये रहता। मैडम आपने बक्सर से ही तैयारी की है? नहीं, हम पटना से तैयारी किए हैं, बट पटना में हम तैयारी करते थे लेकिन कोई कोचिंग हम ज्वाइन नहीं किए थे, हम घर पे रह के ही पढ़ाई करते थे। जब पढ़ते पढ़ते पूरी जैसे चीज़ें क्या कर रही थी? तो उसमें फिर वही आपका YouTube चैनल्स पे कुछ जो वीडियोस हैं वही देख लेते थे, उससे बहुत हो जाता था। क्योंकि कई सारे एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जब आप कनेक्ट करने लग जाते हो ना करंट अफेयर्स वाली चीज़ों से, जब आप कनेक्ट करने लगते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में, उसके बारे में पढ़ने में, ओपिनियन बनाने में। टाइम ना मिले उसके लिए क्या उपाय है? आपको उसी में मैनेज करना होगा ना। फिर अगर आपके और अगर आप ये सोचिए, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये होना चाहिए कि अगर आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके बच्चे आपके ऊपर कितना प्राउड करेंगे, है ना। तो आप सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके लिए यही होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे यदि आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और उसमें समय आपको निकालने के लिए थोड़ा सा मतलब अपना रूटीन फिक्स रखना चाहिए कि इतना मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग सोने का आवर्स बहुत बढ़ा लेते हैं, मतलब सो रहे हैं तो सो ही रहे टाइप वाला, वो चीज़ थोड़ा सा ये करना चाहिए। और आपके लिए ये भी दिक्कत होती होगी कि आपको फैमिली को संभालना होता होगा, सबको केयर करना होता होगा, तो कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी सिचुएशन को समझे और वो भी आपको इक्वली हेल्प करे आपकी तैयारी में। हाँ जी, जॉब करते हैं तो दोनों लोगों को मिल के ही करना होगा ना। आपकी तैयारी सिर्फ आपकी नहीं होनी चाहिए, आपके और आपके पार्टनर की होनी चाहिए। दोनों लोग मिल के अपनी फैमिली को केयर कीजिए ताकि आप अच्छे से ये कर पाए, रिजल्ट दे पाए। करंट अफेयर्स में कितना टाइम देना चाहिए? करंट अफेयर्स अगर आप शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर, तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि शुरुआत में हमको 1.5-2 घंटा टाइप का लग जाता था, लेकिन एक सप्ताह 10 दिन के बाद फिर से वो 40-45 मिनट में। और हम करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाते थे क्योंकि करंट अफेयर का ना मार्केट में बहुत सारा अच्छा अवेलेबल है, विजन IAS हो गया या फिर इनसाइट्स का हो गया, तो उससे काम हो जाता है। तो मतलब 1-1.5 घंटा काफ़ी है करंट अफेयर के लिए, लेकिन वो फिर अगेन हम ये रिपीट करेंगे कि वो सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। मतलब हमको 1-1.5 घंटा हम डेली देते। मैम आपने UPSC करने के लिए कब सोचा? लाइक स्कूल से ही आपका ये ड्रीम था कि मुझे शुरू से यही करना है, या आपको BCA मतलब BSc जब कर रही थी तब ऐसा सोचा? देखो शुरू से ऐसा था कि मतलब जब हम स्कूल में थे या फिर जब छोटे थे तो मेरे पेरेंट्स का ये रहता था कि मतलब मेरी बेटी जो है वो ऑफिसर बनेगी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसे बनेगी या फिर कैसे क्या करना है, कोई आइडिया नहीं था। तो हम जब ग्रेजुएशन किए तो हमको लगा कि सबसे सेफ क्या रहेगा करना लाइफ में, तो हम सोचे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद नेट JRF है, हम लेक्चरर बनेंगे। तो लेकिन जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हम लेक्चरर मतलब बन के हम शायद उतना खुश नहीं रहेंगे, या फिर हम ये चीज़ करने के लिए शायद नहीं उतने अच्छे इंसान हैं कि हम लेक्चरर बन के बहुत अच्छा हम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। और उस समय बहुत शुरुआत में आप लोगों को याद होगा कि 2014-15 में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था, इतना आसान नहीं था जितना आसान अभी है। तो फिर धीरे धीरे हम सर्च करना शुरू किए। उसके बाद फिर मतलब बनना था हमको शुरू से, लेकिन कैसे बनना था ये पता नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमको एक्चुअल में समझ में आया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो उसके बाद आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके भी 1 साल बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के 1 साल बाद हम तैयारी शुरू की। हाँ जी, हाँ जी। मैडम बिहार में SSD जो ज्वाइन करते हैं उनका प्रमोशन क्या है? बिहार में अभी तो रिसेंटली आप शायद देखे होंगे न्यूज़ में कि हमारी सर्विस के कुछ लोग अभी IAS बनाए गए हैं और उनको एज अ जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने कुछ विभाग ज्वाइन किए, तो वहाँ तक पहुँचना मैं 5 मिनट लेना चाहूँगा। मेरा 2-3 क्वेश्चन है लगातार एक से रिलेटेड में प्रोग्रेस कर। ठीक है, पूछिए। एक्चुअली मैं बहुत लो बैकग्राउंड से था और मैं तैयारी का पटना गया तो कुछ गिरवी टाइप का रखते और जमीन वगैरह गिरवी रख के इस टाइप से मैं पटना पढ़ने गया 2009 में। वहाँ से पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ाई करने लगा कोचिंग, तो जो है वहाँ AIIT IIT पहले तो अलग अलग होता था। जब क्वेश्चन टीचर
टीचर लोग पढ़ाते थे तो यही बोलते थे ये IIT इतना में है, IIEEE इतना में आया। हमने एग्जाम भी दिया 2011 में मैडम, IIEEE और बिहार पॉलिटेक्निक दोनों 58 हायर रैंक भी, उसमें एडमिशन हो जाता, बट 4 साल पढ़ना पड़ेगा करके इतना फीस वगैरह करके हमने नहीं पढ़ा। और फाइनली हम ये देख के कि मतलब फौज वगैरह का हमें वो आया कि फौज में चले गए। एयरफोर्स की हमने तैयारी किया, उस टाइम ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, बड़ी मुश्किल से उसका एडमिट कराया। तो हमें मैथ और फिजिक्स ये दोनों ही ओनली साइंस साइड पे मैं इंटरेस्टेड था और वही आता था एयरफोर्स में। मैं एग्जाम देने गया, ओवर कॉन्फिडेंस था मैं पहले से भी, मतलब हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मैथ और फिजिक्स में। मैं गया, 70 क्वेश्चन होते थे एक ग्रुप टेक्निकल के, 70 में 70 मेरे सही हो गए। उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। पहले इंटरव्यू भी होता था, आज के केवल क्लासेज और जो अफसर होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। उस टाइम इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग आ गई, चला गया। उससे पहले मैंने BSF का ASI टेक्निकल करके आता है, उसके लिए मैंने तैयारी नहीं किया था, बट फॉर्म फिलअप कर दिया था। वहाँ जाने के बाद 0 वीक ट्रेनिंग में ये हमारा आ गया इसका ज्वाइनिंग। पता लगा कि ये थोड़ा रैंक अप है, तो मैंने वहाँ से छोड़ के इसको ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन तो कर लिया मैडम, आज 9 साल क्रॉस हो गए। अब लग रहा है कि जो है देखो अगर कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया जाए। एग्जाम भी दिया मैंने, बट हम आउटर एरिया में ही मैक्सिमम पोस्टेड रहते हैं, जहाँ पे कभी कभी हायर हेडक्वार्टर में आते हैं तो इंटरनेट सुविधा भी मिलती है, नहीं तो इंटरनेट सुविधा भी हमें नहीं मिल पाती है। और वहाँ हर पोस्ट पे जो है एक UPSC CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं वो रहते हैं हर पोस्ट में, आउटर एरिया में भी। जब प्रमोशन हो जाता है तो वो अपने दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। उनको देख के मोटिवेट हुए, उन्होंने बताया। अब जब हम तैयारी करने निकले तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें साइंस बैकग्राउंड से थे। अब जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो या UPSC हो, इसमें मैक्सिमम मतलब साइंस का जो है बहुत कम क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब मैडम प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे किया जाए? देखिए ये एकदम सही बात है कि साइंस के बैकग्राउंड से यदि है आपको तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप इक्वली प्लेस्ड हैं अगर साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड साइंस रहा है, हम MSc ही किए, लेकिन क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस रहा है तो आपको उस तरीके से सोचने की आदत होगी कि आप ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को सोच पाते होंगे, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सोच पाते होंगे। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं तो उसको साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ लीजिए। किसी भी चीज़, मान लीजिए कोई पॉलिटी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसको अपना एप्टीट्यूड जो है आपका जो आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड है उसी हिसाब से उसको डील कीजिए, उसमें फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कौन से बैकग्राउंड से, मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, क्योंकि सब सिलेक्शन सभी का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इसमें कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। आप साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक बार बस आप किताब को जब बहुत मतलब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे ना, जैसे लक्ष्मीकांत है फॉर एग्जाम्पल, उसको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे ना तो आप उसको बेटर कर पाएंगे, बेटर अच्छे से सोच पाएंगे। तो उसमें आपका बैकग्राउंड कहीं भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और इवन BPSC में तो प्रीलिम्स में अगर आप साइंस से हैं तो आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत रहते हैं BPSC में, प्रीलिम्स में स्पेशली। तो उसमें आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड आपको बहुत हेल्प करेगा। मैडम प्रीलिम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है उस टाइप का। GS में जैसे एक रिटर्न लिखना है और एक्चुअल मोबाइल का हम यूज मोबाइल से बहुत कम ही नेट सुविधा मिल पाती है। तो कौन कौन सा बुक प्रेफर करें जो जिससे मेंस एग्जाम में लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का हो गया, उस पर बहुत फेमस नाम सुन के जैसे हमने लिया था, उस पर पढ़े हुए मैप भी लगा रखे। मैप का तो खैर मैप को याद क्या करना, बाउंड्री वगैरह मैंने पूरा इंडिया का नेशनल बाउंड्री में फिजिकली भी देख सकता हूँ। तो और मैडम जैसे हिस्ट्री के लिए और ये सब के लिए कौन सा बुक, क्योंकि बुक ही पढ़ना मेरे पास एकमात्र सोल्यूशन है। बिल्कुल बुक लिस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, हम फिर से बता दे रहे हैं। हिस्ट्री में आप NCERT को थॉरोली पढ़िए, मतलब ऐसा पढ़िए कि मतलब 20 बार तो पढ़ ही लीजिए टाइप का, ठीक है। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में मतलब ऐसा हमको करना पड़ा था क्योंकि हमको फैक्ट याद नहीं रहता, मेरे लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी होता है याद करना, फैक्ट इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ा था।
तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी आप ले लीजिए, उसमें बिपिन चंद्रा की है मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल है आपका सुभाष कश्यप का, और एंशिएंट है आपका आर एस शर्मा का। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की एक छोटी सी किताब आती है, उसको आप ले लीजिएगा, बहुत एक बल्कि किताब आता है वो नहीं लेना है, छोटा है एक किताब आता है वो लेना है आपको। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी लेना है, 9-10 का आप ले लीजिए, 11-12 का ले लीजिए। इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी देखना है, इसके अलावा श्री रामायण के नोट्स आते हैं वो आप पढ़ लीजिए, और अल्टरनेटिवली एक रमेश सिंह की भी किताब है वो भी चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसकी। और बचिए हाँ, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का नोट्स आता है वो देख सकते हैं। एनसीईआरटी तो हर एक के लिए देखना ही देखना है आपको। दूसरा मैडम, जैसे इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमने दृष्टि का जो चलता है ऑनलाइन, तो दिल्ली जाने का एक बार मौका मिला था, तो वहाँ जाके मॉक टेस्ट टाइप का हमने किया। उसमें एक क्वेश्चन मेरे पास फंसा, बोला जाए आपने 10 साल किया तो आप नेक्स्ट एमएससीपी में चले गए, आपकी सैलरी 60,000 है, तो फिर आप जो दूसरे सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूपीएससी से नीचे जितने भी सर्विसेज है, बोला अदर सोर्स जो भी हो इनकम का, लेकिन सैलरी तो इतना से ही आपका शुरू होना है या इससे कम से ही शुरू होना है, तो फिर आप क्यों इसमें जाना है? तो मतलब आपका मोटिवेशन सैलरी है या फिर सोशल सर्विस है? नहीं, जैसे इंटरव्यूअर अगर ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आप उनको एकदम पोलाइटली बता सकते हैं कि सर मेरा जो मोटिवेशन है वो सैलरी या पैसे कमाना नहीं है, मेरा मोटिवेशन सर्विस, सोशल सर्विस है। मतलब सोशल सर्विस क्या मतलब एक उस पोजीशन में पहुंचना जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाए, इस तरीके से आप बता सकते हैं। मैंने ऐसा बोला मैडम, उन्होंने बोला फिर तो आप देश का कोने बॉर्डर के एरिया पे तैनात है, वो तो सबसे बड़ा देश सेवा है, बोला फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप आर्मी में हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें शायद कुछ आपका ड्यूरेशन फिक्स्ड रहता है रिटायरमेंट का। नहीं मैडम, हमको आर्मी में कुछ नहीं है, मैं बीएसएफ में हूँ मैडम। बीएसएफ उसमें कुछ फिक्स रहता है ना, 60 ईयर्स है, ओके। तो आप उसमें बता सकते हैं ना कि आप अपने राज्य में रह के वहाँ पे वो करना चाहते हैं, जो आपसे मतलब जुड़े हुए लोग हैं, या फिर इस तरीके का आप आंसर दे सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर वहाँ पे ये चीज़ आपका फंसा होगा तो वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड ने आपको बाद में उसका सॉल्यूशन भी बताया होगा कि आपको क्या बोलना है। हम इंटरव्यू देने नहीं, तो मॉक टेस्ट है, मतलब वही मॉक टेस्ट में, क्योंकि वो लोग बताते हैं मॉक टेस्ट जब आप देंगे ना, बोला आप खुद का वो डिसीजन लेके और नेक्स्ट टाइम जब भी आइए तो इसको फाइल बना के लेके। अच्छा, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि आप अपने लोगों के साथ करके वहाँ पे मतलब मासेस को जो आप पहले तो आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आर्मी में रहते हुए बीएसएफ में जब आप हैं तो वहाँ रहते हुए आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप पे, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके राज्य में, आपके देश में जो और भी लोग हैं जिनको और भी दूसरे तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, आप उनके लिए काम करना चाहते हैं, आप उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे आप मासेस को और बेहतर तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए इसके बारे में, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस जगह पे है वो जगह आप कभी भी मतलब उसको खराब नहीं कंसीडर करेंगे, आप उसको बोलेंगे आप बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप को, बट एट द सेम टाइम आपका और हायर गोल है और हायर आप अचीव करना चाहते हैं। और इसके लिए हम आपको एक सजेस्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है डीएम सर आएंगे, डीएम सर खुद भी आर्मी में रह चुके हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन उनके नाम से हाँ वो आएंगे अभी, तो वो आप उनसे पूछ लीजिएगा ये, ओके, वो बेटर आंसर कर पाएंगे। मैडम सवाल और कंप्लेंट करने इसीलिए बहुत टाइम निकाल कर मैं दूर से और आया। हाँ नहीं तो सर हो सकता है इंटरव्यू जब देते हैं लोग तो कई बड़े बड़े अच्छे मतलब जैसे लैंग्वेज आते हैं, हमने मॉक टेस्ट भी देखा है, डीएम सर का भी देखा है, जम्मू में डीएम तो वहाँ उसने मैं इलेक्शन में भी गया था, वहाँ भी देखे थे। बट आज के डेट में ये सिचुएशन है, हम तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में से डीएम सर आए हैं, तो जो हम लोग को यहाँ छोटे छोटे लेवल से भी पहुँचने का मौका मिल रहा है और इस टाइप का कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम दे रहे हैं। बट अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में आज के डेट में भी हम देख रहे हैं, अगर किसी को इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम हुआ तो चलिए लोग कर्मचारी जो है थोड़ा बी सी डी इनसे अगर कोई समस्या आ रही है तो हम उसको झेल सकते हैं। उनका कंप्लेन अगर क्लास 1 ऑफिसर के पास करे, बीपीएससी लेवल का हो या यूपीएससी लेवल का हो, जिससे डीएम हो गए, एसपी हो गए, आज के डेट में भी 100 बार अभी यहाँ से भी कॉल किया जाए उस नंबर पे तो कोई रिसीव नहीं करता है। तो क्या ये
क्या सोशल वर्क कर रहे हैं? नहीं, ये आपका जो आपके हम लोग, आपको नहीं लगता कि इस जो भी हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं इससे आप थोड़ा अलग हट रहे हैं? ये मैटर अलग है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं और आपका इस पॉइंट पर हम ये बोलना चाहेंगे कि जब भी मान लीजिए जो भी डीएम होते हैं जिला के या फिर जो भी एसपी होते हैं, उनके पास मल्टीपल बहुत सारे वर्क होते हैं। एट द सेम टाइम वो लोगों से बात करते हैं, एट द सेम टाइम उनकी वीसी हो रही होती है, एट द सेम टाइम वो और भी कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि कॉल मिस हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहे। चलिए जैसे कोई मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। कोचिंग में पढ़ाते हैं लोकस पेपर क्लासेस में, मैम जीके जिस पढ़ाते हैं, पढ़ाने के तौर पर मुझे मैम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे कि इनका रिलेटेड क्वेश्चन था कि यूपीएससी में सिलेबस नहीं मिलता है, क्योंकि मैं मैम दृष्टि में जाकर वहाँ से सिलेबस के लिए भी लाए थे और सिलेबस का जितना दृष्टि का था वो भी लाए थे, बट निर्माण आइज में भी गए थे क्योंकि उनका सिलेबस में मैचिंग नहीं कर रहा था। तो फिर अलग से ग्रुप लेकर फिर मैंने क्या किया कि सिलेबस को एक पढ़कर और सिलेबस को अच्छी तरह से मिलाया। देखिए, तो निर्माण आइज का मैम दोनों में था। सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के साइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है वो देखना है। किस कोचिंग का क्या सिलेबस दिया है, किस कोचिंग में क्या सिलेबस, इससे कोई मतलब नहीं। हम आज तक लाइफ में किसी कोचिंग का हम सिलेबस नहीं देखे। बीपीएससी की वेबसाइट से आप सिलेबस देखिए ना, उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन आप उसको निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, अपने हिसाब से सिलेबस एनालाइज कीजिए। किसी कोचिंग के सिलेबस आप क्यों देख रहे हैं कि इस कोचिंग का मिलता है कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी के वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, वो उसी से आप फॉलो कीजिए, है ना। आपने तैयारी अच्छा किया तो ईयर का टारगेट करना था क्या, इतने ईयर में कर लेना है? नहीं, ईयर का टारगेट कौन सा है? टॉपर जैसे बोलते हैं कि बीपीएससी के लिए 3 ईयर इनफ है, मतलब 3 ईयर के बाद आप एग्जाम दीजिए, और ऐसे बीपीएससी के लिए मतलब क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम एक साल लगभग 1 से 1.5 साल के बाद प्रीलिम्स और हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि हाँ यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी मेरा 2 साल में निकल गया था। तो ऐसा, हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल पढ़िएगा तभी होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 साल में ही रिजल्ट देते हैं। आप बहुत सारा यूट्यूब पे या फिर ऐसे इंटरव्यू देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि 1 साल के बाद ही रिजल्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल एकदम पढ़िएगा तभी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 साल एकदम फोकस होकर पढ़िए, कुछ और मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। मैं फ्रेशर्स के लिए जो शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए न्यू स्टूडेंट के लिए मैडम जो बुक बताए हैं, बुक लिस्ट में उसका सर मतलब हार्ड कॉपी भी मिल सकता है? नहीं, देखिए, फ्रेशर है और अगर आप एकदम ही स्टार्ट कर रहे हैं जी, एनसीईआरटी उसी के लिए है, और एनसीईआरटी एकदम बाद वाले के लिए है। हम शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारा और अलग अलग किताब पढ़े, हर एक सब्जेक्ट का अलग। फिर हमको लास्ट में रियलाइज ये हुआ कि एनसीईआरटी में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी आप फॉर्मली जब पढ़ेंगे ना, कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़ के, मतलब जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना आपको जरूरी है, कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़ के आप बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी से स्टिक कीजिए, 1 या 2 रेफरेंस बुक रखिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ अभी नवनिर्वाचित मुखिया हम अमेठी पंचायत में संभवी प्रखंड के मुखिया समिति उपाध्यक्ष, और मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल 2010 सिंधी बीआईटी से। तो हमारे भाई लोगों ने कहा कि रिजल्ट नहीं निकलने के बाद हम होपलेस हो जाते हैं। आप तैयारी रखते हैं? हम तैयारी कराते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हम कुछ कर लेते हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है आप लोगों से कि पढ़ाई एक लक्ष्य, हमारी नौकरी नहीं है, समाज सेवा भी कीजिए कि आपके अंदर में जो भी अगल बगल है। कोई सवाल है? सवाल है, सवाल पूछ लीजिए आप, इसके बारे में आप बात कीजिएगा, सवाल पूछ लीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहे हैं, इसी बात सवाल है किसी का? लेकिन हाथ मैम क्वेश्चन है, डिग्री में आप बोले हैं कि मैथ से पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन एक लक्ष्य अगर हम पढ़ना चाहें तो किस प्रकार मतलब उसमें पढ़े तक, मतलब किस प्रकार पॉइंट को समझे कि हमको समझ में नहीं आता। मैथ से कैसे पढ़े ये समझ में एटलस के बारे में एटलस से सारी चीज रहता है, समझ में नहीं आता ओके, उसके बारे में।
देखिए एटलस में फॉर एग्जांपल जैसे एटलस में आप इंडिया का मैप रहता है, पॉलिटिकल रहता है और फिजिकल मैप रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें स्टेट का अलग अलग बाइफरकेट करके रहता है, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले का अलग रहेगा, नॉर्दर्न स्टेट का अलग रहेगा। तो जैसे हम लोग शुरू करते हैं या फिर साउथ इंडिया का अलग रहेगा, वेस्टर्न अलग रहेगा। हम लोग शुरू करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नॉर्दर्न पार्ट का। तो नॉर्थ इंडिया में आप जब शुरू करेंगे तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स किस डायरेक्शन में किधर से फ्लो करती है, रिवर्स का क्या सीक्वेंस है। जैसे आपका रिवर है बहुत सारा, इंडस है, श्योक है, जो भी आप उसका एक सीक्वेंस देखेंगे कि नॉर्थ टू साउथ कौन सा फ्लो कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट कौन सा फ्लो कर रहा है, इस टाइप से आप सीक्वेंस देखेंगे। बहुत सारे उसमें ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स का आप लोकेशन देख लेंगे कि कौन सा ग्लेशियर किधर है, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। उसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन सा, आप ऊपर में देखेंगे कि कौन कौन सा नेशन और है जो कि उससे उसकी बाउंड्री शेयर होती है, मतलब पाकिस्तान की या फिर अफगानिस्तान की, या फिर किसकी बाउंड्री कहाँ तक शेयर होती है, फिर चाइना। फिर आप देखेंगे कि उसका अंदर में मतलब इंडिया में कौन कौन से स्टेट से उसकी बाउंड्री शेयर होती है, हिमाचल से किसकी होती है, यूके से मतलब उत्तराखंड से किसकी होती है, आप उसकी बाउंड्रीज देख लेंगे। फिर अगर उसमें कोई और फीचर है, मतलब जैसे सॉइल का टाइप अलग अलग मिलता है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आप पढ़े होंगे कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है या फिर खादर कहाँ मिलता है, खादर कहाँ, तो वो आप मैप से देख लेंगे कि इस स्टेट में ये चीज़ मिलता है। सेम ऐसा ही आप अगर वेस्टर्न स्टेट्स को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि डेजर्ट कहाँ पे है, किस जगह कौन सा डेजर्ट है। ऐसा ही आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में भी आप देखेंगे कि कौन से माउंटेन रेंजेस किस कंटिनेंट में है, किस कंट्री में कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कहाँ पे डेजर्ट कौन सा किधर है। इसके अलावा आप ज्योग्राफी तो मैप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कौन सी विंड जो है वो किस तरफ से फ्लो हो रही है। बहुत सारा विंड है, बहुत सारा ऐसा डिस्प्यूटेड आइलैंड है, उसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। जैसे हम्बनटोटा है श्रीलंका में, आप वो देख सकते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। डियागो ग्रेसिया आप सुने होंगे शायद, वो देख सकते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब और ये सारी चीज़ें जो हम्बनटोटा हो गया या फिर डियागो गार्सिया हो गया, ये सब न्यूज़ में रहता है कई बार कि वहाँ पे इसने अमेरिका का ये, वहाँ पे उसका उससे ये फ़ायदा हो रहा है, चाइना को ये फ़ायदा हो रहा है। जब जैसे ही आप कोई प्लेस पढ़ते हैं आप उसको मैप में लोकेट करके मार्क कर लीजिए, उसके आसपास का एरिया देख लीजिए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि रेड सी किधर है, या फिर आप ये देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी किधर है। कई बार ये पूछता है कि रेड सी को कौन से नेशन, हाँ बाउंड्री कौन सा है, उसके लिए आप कुछ अपना वैसा बना सकते हैं, निमोनिक बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा यूनियन बना होता है, उसका पूछते हैं कि कौन कौन मेंबर कंट्रीज है उसका आप कुछ निमोनिक बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका हो गया ये है मेकॉन्ग गंगा है, तो उसमें कौन कौन से कंट्री है उसका आप नाम निकालिए, उसका कुछ अपना निमोनिक बना लीजिए, शॉर्ट फॉर्म कुछ अपना बना लीजिए। या फिर जो बहुत ज़्यादा जैसे G20 है, तो G20 में कौन कौन से कंट्री है उसका निमोनिक। और ये निमोनिक वाला चीज़ ना नेट पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो अपना शेयर करते हैं, आप उससे उठा लीजिए, देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, एग्जाम के पहले उसको फिर से रिवाइज कीजिए, फिर वो उससे क्लियर हो जाएगा। समझ नहीं पाया आपकी बात, फिर से बताइए। निमोनिक से उसको निमोनिक से याद कीजिए। जैसे आपका G7 कंट्रीज है तो उसको निमोनिक से याद कीजिए। निमोनिक कहने का मतलब कि कंट्री का जैसे पहला दूसरा अक्षर जो है वो ले लीजिए और उसका कुछ बना लीजिए, सिंबल टाइप का, नाम टाइप का कुछ बना लीजिए, उससे फिर आपको याद रहेगा। बहुत सारी जगह देखिए इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलती। हाँ आप पूछ रहे थे मेरा नाम मोहित हुआ, मैं नासिकगंज से हूँ और मैं एजुकेशन कॉलेज से हूँ और 18 मेरा सेशन है। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने SSC रेलवे का तैयारी करना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा क्या बोलते हैं वो मैथ थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से मतलब मैं एक एग्जाम में बैठा तो लेकिन
अच्छा सेट नहीं कवर कर पाया, सॉरी कवर कर पाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया था तो पहले सिलेबस देखा बीपीएससी का तो काफ़ी बढ़िया लगा हमको, और मुझे पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही मतलब ये मन लगता है, तो मैं काफ़ी चीज़ों को कवर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और काफ़ी हैंडराइटिंग भी मेरी सुंदर है। तो मैंने इसको देखा तो बेसिकली मतलब कहाँ से हमको स्टार्टिंग करना चाहिए कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको कवर कर लूँ। ठीक है, हम अभी जैसे बताएं कि एनसीईआरटी का पढ़ना शुरू कीजिए, सिलेबस देखिए और 6 to 12 जो बोलते हैं पढ़ने के लिए लोग, तो जैसे हम टेलीग्राम 6 to 12 सभी का नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी का 6 to 12 पढ़ना है, उसमें भी आप 9 तक स्किप कर सकते हैं, 9 के बाद आप पढ़ सकते हैं, 9 से 12। मैम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो कोई भी ले सकते हैं? ऑप्शनल, हाँ ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसमें आपको ये देख लेना है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है। जैसे अगर आपका बैकग्राउंड, जैसे हम जो चूज किए थे उसमें मेरा, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से किए थे तो इसलिए हम उसको चूज किए। उसमें फिर क्या है कि आप उसका सिलेबस देख लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। कई बार क्या होता है कि आदमी किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होता है पर फिर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है जितना वो दूसरे सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होता है। तो आप उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शन लेना है। तो मैम स्टार्टिंग के लिए जो बुक बताया आपका सिलेबस क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग एनसीईआरटी से कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। मैंने जॉइंट फैमिली में रह करके तैयारी करना है यूपीएससी का या फिर यूपीएससी का, काफ़ी टफ होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट देखिए, एक तो ये है कि दिमाग में ये रख लीजिए कि हाँ कितना देर हमको करना है, ये टॉपिक्स आज हमको कवर करनी है। उस हिसाब से आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना होगा कि मतलब हमको इतना समय देना है, तो आप प्लीज़ कीजिए, या फिर इस तरीके से आप जिस भी तरीके से वो कन्विंस हो जाए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को सबको बेहतर जानती होंगी आप, क्योंकि उनके साथ हमेशा, तो आपको पता होगा कि आप उनको कैसे कन्विंस कर सकती हैं, उनको किस हिसाब से बता सकती हैं कि क्या करना है, नहीं कैसे कर सकती हैं। तो जैसे हर एक व्यक्ति की फैमिली अलग होती है, आप अपने फैमिली में रहती हैं, आपको अपने फैमिली में थोड़ी देर में डीएम सर आएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग अभी ब्रेक ले लें या कंटिन्यू? मैम थोड़ा सा ये देख लीजिए तो इसके लिए मेरा मेंस का